गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये वीडियो में बीबीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूं। अभी आप लोग के एग्जाम्स आने वाले हैं, 10-12 दिन में एग्जाम्स हैं, तो थोड़ा सीरियसली पढ़ाई करो। 4 थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं जिनके वीडियोस मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। मोर एजुकेशन करके चैनल का नाम है। और कॉस्टिंग की प्रैक्टिकल क्लासेस अब स्टार्ट होने वाली है 28 से लेके, और 3 मई तक मैं सारा कंप्लीट करवा दूंगा। थ्योरी प्रैक्टिकल 100% सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। और फीस स्ट्रक्चर भी बहुत कम है, हम लोग 1000 रुपीज फीस स्ट्रक्चर चार्ज कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव यही है, बेसिकली मैं एमबीए पढ़ाता हूं, 2006 से पढ़ा रहा हूं, 18 साल का मेरे को एक्सपीरियंस है। तो हो सकता है जो बच्चों से रिलेशन बने, आगे एमबीए में क्लासेस में बच्चा मेरे पास आ जाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, जॉब रिपोर्ट आया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, जिसमें उन्होंने बताया कौन सा जॉब आने वाला है। बिग डेटा, फिनटेक, एआईएमएल, जबरदस्त डिमांड आएगी। तो आप लोग जो एमबीए में स्पेशलाइजेशन चूज करें, ये वाला स्पेशलाइजेशन चूज करना जहां पर डिमांड ज्यादा होगी। और फास्टेस्ट ग्रोइंग डिक्लाइनिंग जॉब दिखाई देगा आपको, पोस्ट ऑफिस क्लर्क, बैंक टेलर, डेटा एंट्री, कैशियर, इनकी जॉब जाने वाली है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी मेरी क्लासेस है ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे चलती है। उसके अलावा मैं IIM अहमदाबाद टॉप 20 स्कूल ऑफ एमबीए, जहां मैं हर साल बच्चों को लेके जाता हूं, ये हर साल की फोटोज आपको दिखाई दे रही होंगी। उसके अलावा मैं मुंबई में पढ़ा रहा हूं, मैं जयपुर में पढ़ा रहा हूं, मैं अलग अलग कॉलेजेस में, आपके आर्या कॉलेज हो गया, अलग अलग कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूं। राइटर भी हूं, एमबीए का बुक्स में 2008 से लिखा हूं, 2010 में बुक लिखा, 2011 में बुक लिखा। ये सारे वीडियोस मेरे मिल जाएंगे आप लोग को। अब सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको कॉस्टिंग की क्लासेस तो मैं दूंगा ही दूंगा, साथ की साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों से कर रहा हूं कि अगर मान लो आप एमबीए का प्लान भी कर रहे हो कहीं से भी, तो मेरे से बात जरूर करना। क्योंकि बेसिकली मार्केट पे इतने काउंसलर्स घूम रहे हैं जो कमीशन एजेंट्स हैं, पैसा लेंगे, एडमिशन कराएंगे और फोन स्विच ऑफ हो जाएगा। यहां पे मैं 2 साल तक आपको पढ़ाऊंगा। और कौन सा कॉलेज बेस्ट है, 18-19 साल का एक्सपीरियंस है, इतने बच्चे पढ़ा चुका हूं मैं, एक एक कॉलेज को जानता हूं अंदर क्या कराएगा, कितने का प्लेसमेंट देगा। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, पूरा डिटेल मिलेगा। तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे डिटेल जरूर भेजना अगर एमबीए का अगर प्लान कर रहे हो आप। और बाकी अगर आपको क्लासेस लेनी है कॉस्टिंग की, तो प्रॉपर क्लासेस आपको मिल जाएंगी। आप प्रॉपर क्लासेस लो, कोई डाउट हो तो मेरे को जरूर बोलना। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। अच्छे से पढ़ो और कोई डाउट आए तो मेरे को बोलना। चलिए शुरू करते हैं। All right, let's start with unit number 3. क्या है इंटरपर्सनल बिहेवियर। इंटरपर्सनल बिहेवियर क्या है, आपस में आप और मैं किस तरह से बात करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो एम्प्लॉयज आपस में कैसे बात करते हैं, कलीग्स कह लो, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट आपस में कैसे बात करते हैं, इनका कम्युनिकेशन, इसकी बात करेंगे। ठीक है, लिसन, देखो, when people interact in organization there is a social transaction. This is an important word. क्या है social transaction? एक social transaction हो रही है in which one person responds to another. मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मेरी बात का रिस्पॉन्ड दोगे। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप रिस्पॉन्स कैसे दोगे, ये समझा के मुझे कि आपको अंडरस्टैंड हो रहा है जो मैं पढ़ा रही हूँ या नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, कंपनी में हम जाते हैं तो कंपनी में मीटिंग्स भी होती हैं, बहुत कुछ चीजें होती हैं। तो वहां पे जो कम्युनिकेशन होता है बिटवीन सबऑर्डिनेट और कलीग्स, यू कैन से सुपरवाइजर एंड सबऑर्डिनेट्स, वहां पे एक रिस्पॉन्स भी होगा, दो लोगों के बीच का कम्युनिकेशन भी होगा, और यू कैन से सोशल ट्रांजैक्शन भी होगा। ठीक है, दिस इज अबाउट इंटरपर्सनल बिहेवियर। नाउ सी, द यूनिट ऑफ सोशल इंटरकोर्स इज कॉल्ड अ ट्रांजैक्शन। जब आप एक सोशल इंटरकोर्स करते हैं, मींस आप एक सोशल ट्रांजैक्शन करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन, एक बेसिक ट्रांजैक्शन। अब देखो, चैप्टर का टर्म आता है इंटरपर्सनल बिहेवियर, पर ये किस तरह से आपको स्विच करता है टॉपिक पे। टॉपिक का नाम बेसिकली ट्रांजैक्शनल एनालिसिस है। हमने देखा कि हम जो बेसिक एक कम्युनिकेशन कर रहे हैं, एक सोशल इंटरेक्शन जो कर रहे हैं या कम्युनिकेशन जो कर रहे हैं, उसे हमने इंटरपर्सनल बिहेवियर बोला, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन यू कैन से। अब यही जो कम्युनिकेशन है वो ट्रांजैक्शन में कैसे कन्वर्ट होती है, कि मैंने आपको कुछ बोला। भाई ट्रांजैक्शन क्या होता है, एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या होता है, किसी पैसे का लेन देन, किसी ऑब्जेक्ट को खरीदने में, किसी पर्टिकुलर थिंग को खरीदने में, यही होता है ना। आप सपोज मैं बायर हूं, आपने मुझे कुछ चीज बेची, मैंने आपको पैसे दिए, तो ये एक ट्रांजैक्शन हो गई, राइट। इसी तरह से अगर हम जब कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो ट्रांजैक्शन कम्युनिकेशन में कैसे होता है, मैंने आपको कुछ बोला, आपने उसका कुछ रिस्पॉन्स दिया, और वो एक ट्रांजैक्शन कहलाती है। ठीक है, if two or more people encounter each other in a social aggregation, sooner or later one of them will speak or give other indication of acknowledging the presence of the other. क्या बोल रहे हैं कि सपोज मैंने आपसे कुछ कम्युनिकेशन करना है, मैंने आपको कुछ बोला, तो यहाँ पे क्या देखा कि आप जो लिसनर है, लिसनर क्या करेगा, एक तरीके का इंडिकेशन देगा
एक तरीके का इंडिकेशन देगा, आपकी प्रेजेंस को एक्नॉलेज करेगा कि भाई हाँ आपको समझ में आया, आप एक्नॉलेज कर रहे हो जो चीज मैंने बोली। मैंने कुछ बोला तो आपने रिस्पॉन्ड दिया ना। आप अपने फेशियल एक्सप्रेशन से बोलोगे, चाहे आप कुछ मुझे यस मैम नो मैम करके बोलोगे, तो वो क्या है, एक ट्रांजैक्शन है ना, हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। मैंने कुछ बोला, आपने उसका रिस्पॉन्स दिया, सो दैट इज अ ट्रांजैक्शन। यहाँ पे लिसनर क्या कर रहा है, एक इंडिकेशन दे रहा है, उस सामने वाले को एक्नॉलेज कर रहा है कि भाई आपकी कोई प्रेजेंस है, आपको मैं पहचान रहा हूँ। सपोज कहीं हम जा रहे घूम रहे, रास्ते में मैं आपको जानती हूँ, मैं आपको जानती हूँ, हमने कहीं रास्ते में मिल गए, तो आप यही बोलोगे हाय मैम, मैं आपको हेलो करूंगी। क्यों? क्योंकि मैं आपको जानती हूँ, मैं आपकी प्रेजेंस को एक्नॉलेज करूंगी, मैं आपको क्या कहते हैं, क्रॉस चेक कराऊंगी, मतलब मैं अपने आप को क्रॉस चेक कराऊंगी कि यस आई नो हिम और हर। यही होता है ना, आप आते जाते अपने फ्रेंड से मिलते हो, हाय हेलो, यही होता है। तो आपने हाय बोला, ये आपकी तरफ से ट्रांजैक्शन हुई। सामने वाला ट्रांजैक्शन कैसे देगा, ये रिस्पॉन्ड देके कि यस आई नो यू, फिर वो भी एक हाय बोलेगा। तो ये क्या हुई, एक कम्युनिकेशन की ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में हम क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को बाय करते हैं और उसका मनी पे करते हैं, तो वो एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। हम कम्युनिकेशन की ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड अ ट्रांजैक्शनल स्टिमुलाई। ऐसे हम कहते हैं ट्रांजैक्शनल स्टिमुलाई। अनदर पर्सन विल देन सेज और डू समथिंग व्हिच इज इन सम वे रिलेटेड टू द स्टिमुलस। वही चीज है, घुमा फिरा के जब हमने स्टिमुलस की बात की थी, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा है। स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स जो बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है कि भाई स्टिमुलस मीन्स मैं मेरे 5 सेंसेस की हेल्प से आपको कुछ बोल रही हूँ, आप उसका रिस्पॉन्स दे रहे हो। मैंने विद द हेल्प ऑफ टंग और आपने विद द हेल्प ऑफ ईयर्स सुना जो मैंने बोला, और आपने उसका रिस्पॉन्स दिया। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांजैक्शनल स्टिमुलाई एंड दिस होल प्रोसेस इज नोन एज ट्रांजैक्शनल रिस्पॉन्स। तो बेसिकली हम ट्रांजैक्शनल एनालिसिस की बात कर रहे हैं, जिसमें तो दो टर्म्स आते हैं, ट्रांजैक्शनल स्टिमुलाई एंड ट्रांजैक्शनल रिस्पॉन्स। तो ये पूरी ट्रांजैक्शन जो है, जिसमें मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो और उसका रिएक्ट कर रहे हो, दैट इज ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। डन? क्लियर? समझ आया क्या चैप्टर किस बारे में? अब देखो, हाँ जी पूछिए। अच्छा, अब हमने अभी तक पढ़ा जितना, उसमें हमने ये पढ़ा कि मेरे को सामने वाले का बिहेवियर पता होना चाहिए। पर अब मैं ये कहती हूँ इस चैप्टर में कि मुझे सामने वाले के साथ साथ मुझे अपना बिहेवियर भी पता होना चाहिए। मैं उन्हीं लोगों को अट्रैक्ट करूंगी मेरी तरफ जिनको मैं ये कह सकती हूँ कि सामने वाले का बिहेवियर मुझसे मैच होता है। जैसी आपकी पर्सनालिटी, आप वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, राइट? आपका नेचर है अगर लड़ाई झगड़े का, तो आप वैसे ही वैसे ही फ्रेंड्स को अट्रैक्ट करोगे। आपका नेचर है बहुत काम रहने वाला, बहुत लाइवली नेचर है, बहुत शांति से आप काम करने वाले नेचर के हो, तो आप वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करोगे, राइट? तो ये क्या है, ये इस चीज की बात करता है ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, कि आपको अपने साथ साथ सामने वाले के साथ साथ अपना बिहेवियर भी पता होना चाहिए। देखो, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस इज अ टेक्निक यूज्ड टू हेल्प पीपल बेटर अंडरस्टैंड। लोग क्या कर सकते हैं, बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं देयर ओन एंड अदर्स बिहेवियर। अपना बिहेवियर भी बेटर तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हो और सामने वाले का भी बेटर तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हो, स्पेशली इन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। दो लोग जब आपस में बात कर रहे हैं, तो आपको सामने वाले का बिहेवियर भी पता होना चाहिए और आपको अपना बिहेवियर भी पता होना चाहिए। इसी चीज को अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, कंपनीज में क्या होता है, आप अपने बॉस से कोई बातचीत कर रहे हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, तो आपको पता होना चाहिए मेरे बॉस का नेचर कैसा है और मेरा अपना नेचर कैसा है। तो ये है आपका ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। क्लियर? अब यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं और बेटर तरह से समझेंगे क्या है। हेडिंग लिख लो, स्कोप ऑफ ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। टीए मीन्स ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, शॉर्ट में से टीए बोलते हैं। प्लीज राइट इट डाउन। एनालिसिस ऑफ, टेबल बना रहे हैं हम, थोड़ा आराम से बनाना, इसके आगे भी सब पॉइंट्स आएंगे, ठीक है? बहुत बड़ा बड़ा मत लिखना। एनालिसिस ऑफ ईगो स्टेट्स, एनालिसिस ऑफ ईगो स्टेट्स। ईगो स्टेट्स के अपने 3 पॉइंट हैं, पेरेंट ईगो, एडल्ट ईगो एंड चाइल्ड ईगो। चाइल्ड ईगो,
अब पेरेंट ईगो के दो पार्ट होते हैं, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। पेरेंट ईगो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। नर्चरिंग पेरेंट ईगो, मैं लिख रही हूँ पीई, पीई मीन्स पेरेंट ईगो। नर्चरिंग पेरेंट ईगो मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। एंड सेकंड इज क्रिटिकल पेरेंट ईगो, क्रिटिकल पेरेंट ईगो लिख लो। हाँ नहीं, इसके आगे कोई सब पॉइंट नहीं है। पहला ये स्कोप आपके 3, 4, 5, 6, ये 6 पॉइंट है। जैसे एनालिसिस ऑफ ईगो स्टेट है, ऐसे 5 और हैं, और उनमें किसी किसी के सब पॉइंट्स हैं, वो मैंने आपको टेबल में लिखवाया है। ठीक है, पता होना चाहिए, ये टेबल याद होनी चाहिए कि इसमें क्या पॉइंट आता है। ये हो गया। अब सेकंड पॉइंट लिखो, एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन। नहीं, एनालिसिस ऑफ तुम्हें चाहिए एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन, इसके खुद के 3 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स लिख रहे हैं ना? नुपुन लिख रहे हो? यस मैम। हाँ लिखते रहे ना भाई। क्रॉस्ड ट्रांजैक्शन एंड अल्टीरियर ट्रांजैक्शन, ULTERIOR, ULTERIOR ट्रांजैक्शन, अल्टीरियर ट्रांजैक्शन। फर्स्ट पढ़ा एनालिसिस ऑफ ईगो स्टेट्स, सेकंड पढ़ा एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन। नाउ राइट डाउन द थर्ड पॉइंट, एनालिसिस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। इसके कोई सब पॉइंट नहीं है। एनालिसिस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। राइट डाउन द फोर्थ पॉइंट, एनालिसिस ऑफ लाइफ पोजीशन। टाइप्स कह लो, स्कोप कह लो, दोनों एक ही चीज है यहाँ पे इस केस में। अदरवाइज स्कोप अलग चीज होता है, बट हम ट्रांजैक्शनल एनालिसिस की जब बात करते हैं तो इसके 6 पार्ट आते हैं। हम ये देखते हैं कि ट्रांजैक्शनल एनालिसिस जो है, जो हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उससे कितने टाइप्स हैं, है ना? किस किस तरह से हम ट्रांजैक्शनल एनालिसिस करते हैं। हाँ, टाइप लिख दो, स्कोप लिख दो, वन एंड द सेम थिंग हियर ओनली इन दिस केस। एनालिसिस ऑफ लाइफ पोजीशन, इसके 4 पार्ट हैं, छोटा छोटा लिखना। अब लिखो क्या है क्या नहीं है वो मैं समझा दूंगी। आई एम ओके, कॉमा यू आर ओके। सेकेंड, आई एम नॉट ओके, यू आर ओके। आई एम, रुको 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 रुको, जैसे याद करना है जो इजी वे है मैं वो बता रही हूँ। ओके ओके के 2 पॉइंट है, आई एम नॉट ओके के 2 पॉइंट है। आई एम ओके, यू आर ओके, आई एम ओके, यू आर नॉट ओके। चेंज कर लेना प्लीज, ऐसे लिख लो, आई एम ओके, यू आर ओके, दोनों पॉजिटिव। फिर हमने पढ़ा आई एम ओके, यू आर नॉट ओके, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। फिर आई एम नॉट ओके, आई एम, वेट, आई एम नॉट ओके। ओहो, तुम लोग बोल क्यों रहे हो? मुझे और गलत करवा रहे हो, मुझे कंफ्यूज मत कर। इंटरचेंज हो गया, ऑल्दो बात सेम ही है बट कैसे अलग है वो देखेंगे। लिखो, आई एम ओके, यू आर ओके, आई एम ओके, यू आर नॉट ओके, आई एम नॉट ओके, यू आर ओके, एंड आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके। तो ऐसे ऐसे इसको याद करने का तरीका, पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। ये याद करने का तरीका है।
नहीं, ओके ओके तो उसका लाइफ पोजीशन है, पढ़ेंगे क्या है क्या नहीं है, डोंट वरी, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बस। लिख लिया? हाँ लिखो लिखो लिखो। सेंटेंस कैसे अलग है वो मैं बता दूंगी, डोंट वरी। एनालिसिस ऑफ स्ट्रोकिंग, पॉजिटिव स्ट्रोक, नेगेटिव स्ट्रोक एंड मिक्स्ड स्ट्रोक पढ़ेंगे हैं? वो स्ट्रोक अलग होता है, वो स्ट्रोक वो अलग स्ट्रोक है, ये अलग स्ट्रोक है। एनालिसिस ऑफ स्ट्रोकिंग के 3 पॉइंट हो गए, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड मिक्स्ड। लिखो लिखो जल्दी लिखो, फिर स्टार्ट करते हैं। और लास्ट है आपका जिसके पॉइंट नहीं है, सब पॉइंट्स नहीं है, एनालिसिस ऑफ स्क्रिप्ट, एनालिसिस ऑफ स्क्रिप्ट्स। अब एक एक करके देखते जाओ कौन सा पॉइंट क्या बोल रहा है। ये समझ में आ गया तो समझो ज्यादातर चैप्टर आपका डन है। उसके लिए ये पूरा टाइप समझने के लिए फर्स्ट टाइप जो हमने लिखा एनालिसिस ऑफ ईगो स्टेट वो समझ में आना जरूरी है, उसके ऊपर ही बाकी सारे हैं। जब तक आपको ये समझ नहीं आएगा चाइल्ड ईगो क्या है, पेरेंट एडल्ट ईगो क्या है, तब तक आपको बाकी के टाइप समझ में नहीं आएंगे। लिख लिया? ऑनलाइन स्टूडेंट्स डन? ऑल राइट। अब फर्स्ट पॉइंट करेंगे एनालिसिस ऑफ ईगो स्टेट्स। ठीक है, ईगो स्टेट क्या होता है पहले तो वहां पे आ जाओ। सेकंड पॉइंट है आपकी बुक का, सेकंड पॉइंट पे चलो 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 चलो। अवेयरनेस आ गया, ये रहा ईगो स्टेट। अब देखो ध्यान से सुनना, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट कहानी स्टार्ट हो रही है, थोड़ा ध्यान से दिमाग लगा के सुनना। Ego plays an important role in human behavior and ego state is a pattern of behavior. It is a pattern of behavior that a person develops as he or she grows. एक ऐसा behavior जो देखो जब आप एक child होते हो फिर आपकी स्टेज आती है एडल्ट वाली, फिर आती है आपकी पेरेंट स्टेट। ठीक है, पेरेंट स्टेट doesn't mean कि आपके बेबीज होंगे और वो होंगे, वो वाला स्टेट नहीं। जब हम एक ऐसा एडल्ट बन जाते हैं जब हम सामने वालों को सही गलत सिखाते हैं, ये वो वाला पेरेंट है। पेरेंट कैसे होते हैं, हमें सही गलत सिखाते हैं ना, कोई तो हमें डांट के सिखाते हैं, कोई हमें प्यार से भी पेरेंट सिखाते हैं। आपस में बाद में बात कर लेना, अभी मुझसे बात कर लो, ठीक है। तो ईगो स्टेट क्या बोल रहा है, एक ऐसा पैटर्न ऑफ बिहेवियर, एक ऐसा बिहेवियर दैट अ पर्सन डेवलप्स एज ही और शी ग्रोज। बड़े होते हो जैसे धीरे धीरे आप उसके साथ साथ जैसा बिहेवियर आप अपने माइंड में सेट करते जाते हो, जैसा बिहेवियर आपका डेवलप होता जाता है, दैट इज नोन एज ईगो स्टेट। ये वो वाला ईगो नहीं है एटीट्यूड ईगो वाला ईगो, ये वो वाला ईगो है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हमारा नेचर जो है या हमारा बिहेवियर जो है डेवलप होता जाता है। तो जैसे जैसे डेवलप होता जाता है हम उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट इज चाइल्ड ईगो, देन वी टॉक अबाउट एडल्ट ईगो एंड देन पेरेंट ईगो। पेरेंटल नहीं, पेरेंट ईगो। हाँ पेरेंट। देखो ईगो हम कहते हैं ना कि ईगो बहुत है, हमने ज्यादातर 90% लोग इसको नेगेटिव टर्म में यूज करते हैं, पर इसकी एक पॉजिटिव साइड भी होती है जो हम पढ़ेंगे अभी नर्चरिंग पेरेंट ईगो में पढ़ेंगे। वो जो सबका सब पॉइंट है, पेरेंट ईगो के 2 पार्ट लेके ना उसमें एक नर्चरिंग आता है, तो दैट इज अ पॉजिटिव पॉइंट। और यू कैन से एडल्ट और चाइल्ड तीनों ही पॉजिटिव पॉइंट है, पर हमने हमेशा उसको नेगेटिव में लिया, इसलिए हम ईगो को सिर्फ नेगेटिव समझते हैं कि इसमें ईगो बहुत है, तो वो हम सिर्फ नेगेटिव में लेते हैं, बट एक्चुअली ईगो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो आपका बिहेवियर जैसा बनना जाते हो उसे हम कहते हैं ईगो स्टेट, बेस्ड ऑन हिज और हर एक्यूमुलेटेड नेटवर्क ऑफ फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंसेस। मतलब बचपन से लेके बड़े होने तक आपने बहुत एक्सपीरियंसेस देखे होंगे, अभी तक भी देखे होंगे, आगे आओगे तब भी देखोगे। तो जैसे जैसे उसके बेसिस पे आपका बिहेवियर सेट होता जाता है, दैट इज ईगो स्टेट। ठीक है, अब ईगो स्टेट को हम 3 पार्ट में डिवाइड किया था, अपनी कॉपीज में आपने लिखा है। फर्स्ट इज पेरेंट ईगो,
एडल्ट एंड चाइल्ड, पर हम इसे रिवर्स पढ़ेंगे। पहले चाइल्ड समझ में आया क्योंकि हम पहले चाइल्ड होते हैं ना, पहले पेरेंट नहीं होते, पहले हम चाइल्ड होते हैं, इसलिए हम चाइल्ड पढ़ेंगे। ऑलराइट, एडल्ट नहीं पढ़ेंगे, चाइल्ड पढ़ेंगे। ये रहा चाइल्ड ईगो। चाइल्ड ईगो क्या है भाई? चाइल्ड ईगो स्टेट इज अ इनर वर्ल्ड ऑफ फीलिंग्स। आप एक चाइल्ड हो ऐसा समझो, या आपके आसपास आपके घर में छोटे बच्चे होंगे, आपके नोन में छोटे बच्चे होंगे, वो कैसे होते हैं? उनमें मिक्स्ड इमोशंस होते हैं, वो रोते भी हैं, वो हंसते भी हैं, उन्हें डर भी लगता है, उन्हें डिप्रेशन भी होता है, उन्हें एंग्जाइटी भी होता है, सब चीजें होती हैं। व्हाट हैपेंड? ठीक है, तो ये जो फीलिंग्स है, मतलब एक मिक्स्ड इमोशंस जो है, वो है आपके चाइल्ड ईगो में। हमने बात की ईगो स्टेट कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे कुछ हमारे कुछ बिहेवियर सेट होता जाता है, उसे ईगो कहते हैं। अब चाइल्ड ईगो क्या है? अप टू द एज ऑफ 5 इयर्स, 0 to 5 इयर्स, कि मैं अपनी लाइफ 5 साल तक अपनी लाइफ में आपने जो कुछ एक्सपीरियंस किया है उसके बेसिस पे आपका बिहेवियर सेट होता है। अब 5 साल का बच्चा, मतलब वहां तक आपने देखा होगा बच्चे हंसते भी हैं, रोते भी हैं, एंग्जाइटी भी, डिप्रेशन भी, और कभी मतलब बेबात में हंसते रहेंगे, उनको कोई सेंस नहीं है, मतलब समझ नहीं आ रहा है क्यों हंस रहे हैं, बट वो हंस रहे हैं। सो दैट इज चाइल्ड ईगो। सो दैट इज चाइल्ड ईगो। उनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया, जो देखा, वो आपकी शक्ल देख के हंसे जा रहे हैं, उन्हें नहीं पता क्यों हंस रहे हैं, बिकॉज वो चाइल्ड है ना। तो मिक्स्ड इमोशंस जो है उनमें क्रिएटिविटी भी होती है, अलग ही लेवल की होती है, जो आप में भी नहीं होगी। वो अपनी ही स्टोरीज अपने माइंड में बनाते रहते हैं, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, पता नहीं है क्या बोल रहे हैं, बट वो अपनी क्रिएटिविटी लेवल शो करते हैं। कंफर्मिटी, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, डिपेंडेंस। डिपेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं अब पर्सनल लेवल पे एंग्जाइटी और डिप्रेशन को कंसिडर नहीं करती, क्योंकि इतने साल के बच्चों को डिप्रेशन, एंग्जाइटी नहीं पता होता। डिप्रेशन क्यों होगा, इतना छोटा बेबी है, राइट? बट अगर एकदम एक्सट्रीम, हाँ वही मैं कह रही हूँ, एक्सट्रीम कंडीशन हो तो क्या पता बाय बर्थ ऐसी कंडीशन भी हो, बट हम मेडिकली नहीं जा रहे, हम यहीं तक रहते हैं। ठीक है, क्रिएटिविटी होती है, डिपेंडेंस होती है, फियर होता है, जॉय होती है, इमोशनल सेंटिमेंट्स, आप इमोशनली अटैच्ड होते हो। आप कई बच्चे होते हैं जो मम्मा के पीछे भागते रहते हैं, कई फादर के पीछे भागते रहते हैं, तो वो ये सारी चीजें, ये मिक्स्ड इमोशंस है। इनसबऑर्डिनेट, रिबेलियस, इनमें से कोई आप 4-5 वर्ड याद कर सकते हो जो आपको याद हो जाए, जो चाइल्ड में के कैरेक्टरिस्टिक्स है। बेसिकली क्या है सारे पॉइंट्स? ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और यू कैन से ट्रेट्स। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स हैं इन्हें आप इंक्लूड कर सकते हैं चाइल्ड के नेचर में, और यू कैन से ट्रेट्स ऑफ अ चाइल्ड। तो ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं आपके चाइल्ड ईगो में। अब देखो, फिजिकल एंड वर्बल क्लूज दैट अ पर्सन इज एक्टिंग इन द चाइल्ड ईगो और साइलेंट कंप्लायंस, एक्शन सीकिंग। एक छोटा बच्चा कैसा होता है? अटेंशन गेनर होता है। उसे मतलब वो इतने सारे लोग बैठे होंगे, वो कुछ ऐसा टेढ़ा मेढ़ा करेगा कि आपका अटेंशन, ध्यान खींच लेगा। सो दैट इज अटेंशन सीकर, है ना, अटेंशन सीकिंग। टेम्पर टैंट्रम्स, मतलब अपने टैंट्रम्स शो करते रहते हैं, मतलब अपने ही दुनिया में अपनी रोना धोना मचाएंगे और सारी चीजें करेंगे। गिगलिंग, मतलब हंस रहे हैं, है ना। कॉइनेस, रोना धोना, ये सारी चीजें, इन सब, ये सारे मिक्स्ड इमोशंस हैं जो एक चाइल्ड में होते हैं। अप टू द एज ऑफ 5 इयर्स हम एक चाइल्ड ईगो को कंसिडर करते हैं। फिर 5 ऑनवर्ड्स आप एडल्ट ईगो में आ जाते हो, आप में एक बेसिक बिहेवियर सेट हो जाता है ना। कोई बच्चे होते हैं बहुत इंट्रोवर्ट नेचर के, हो सकता है आपको सिर्फ अपने पेरेंट्स, मतलब जैसे जो न्यूक्लियर फैमिलीज में बड़े होते हैं बच्चे, वो उनका नेचर होता है, वो थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं, हर किसी से मिक्सअप नहीं होते बहुत जल्दी से, टाइम लगता है उनको। तो ये किस में आते हैं? आपके चाइल्ड ईगो के कैरेक्टरिस्टिक में आते हैं। ठीक है, अब आ जाओ, जब हम एडल्ट ईगो की बात करते हैं, ये तो कहानी हो गई। अब अच्छा, एडल्ट ईगो ऊपर है, यस। एडल्ट ईगो की जब हम बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं? एडल्ट कैसा होता है? उसे सही गलत पता है, सही गलत की नॉलेज है ना। तो एडल्ट ईगो स्टेट इज ऑथेंटिक है, आपको पता है क्या चीज सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट, रियलिटी बेस्ड, आप अपने रियलिटी में जीते हो। आप ऐसे कोई वो चाइल्ड की तरह अपनी कहानियां, क्रिएटिविटी उसमें नहीं बनाते। आप एक एडल्ट हो, एक मैच्योर इंसान हो, आपको अपना सही गलत पता है, आपको किस डायरेक्शन में जाना है, आपको वो मालूम है, राइट। रेशनल, फैक्ट सीकिंग, आप फैक्ट्स पे फोकस करते हो, रेशनल हो, कोई बायसनेस नहीं है आपके लिए। मतलब अब एडल्ट ईगो में आने के बाद आप सिर्फ एक पेरेंट्स तक नहीं रह गए, अब आप बाहर जाना शुरू कर दिया आपने, आप स्कूल जा रहे हैं, आपके फ्रेंड्स होंगे, आपके फैकल्टी टीचर्स होंगे,
तो उनसे भी आपका क्या है, इंटरेक्शन हो रहा है, तो हम उसे अब एडल्ट ईगो में कंसिडर करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, अब 5 साल से जब आप ऊपर हो जाओगे, आपको पता है मेरे को मेरी प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व करना है, क्योंकि अब आपने स्कूल जाना शुरू कर दिया, आपकी लाइफ जो है आपके पेरेंट्स तक नहीं है या आपके फैमिली मेंबर्स तक नहीं है, राइट। तो आप जैसे जैसे बड़े होते जाते हो, आप अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करना सीख जाते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गए एडल्ट ईगो के। पीपल इंटरेक्टिंग विद एडल्ट ईगो डू नॉट एक्ट इम्पल्सिवली और डोमिनेटिंग स्टाइल। जो एडल्ट ईगो में कंसिडर होते हैं, उन्हें हम ये नहीं कह सकते वो बहुत इम्पल्सिव बिहेवियर के हैं या बहुत डोमिनेटिंग नेचर के हैं। वो उन्हें पता है कहाँ मुझे रैशनल बिहेवियर रखना है, कहाँ मुझे डोमिनेंस दिखाना है, कहाँ मुझे दब के रहना है, सारी चीजों उन्हें पता होती है। बेसिकली एक मैच्योर इंडिविजुअल जिसे हम कहते हैं, दैट कम्स अंडर एडल्ट ईगो। दे अज्यूम ह्यूमन बींग्स आर इक्वल। वो क्या सोचते हैं कि हर ह्यूमन बींग, एवरी इंडिविजुअल इज इक्वल, वर्दी एंड रिस्पॉन्सिबल। द प्रोसेस ऑफ एडल्ट ईगो स्टेट फॉर्मेशन गोज टू वंस ओन एक्सपीरियंसेस। अब एडल्ट ईगो में कैसे पहुंचे, क्योंकि आपने अपने एक्सपीरियंसेस देखे हैं, आपने देखा है, आपने लाइफ में एक्सपीरियंसेस गेन किए, एंड कंटिन्यूअसली अपडेटिंग पेरेंटल प्रेजुडिसेस और एटीट्यूड लेफ्ट ओवर फ्रॉम चाइल्डहुड। जो आप भाई किसी की फैमिलीज में लड़ाई झगड़ा ज्यादा होता है, तो वो जो बच्चे होते हैं वो वैसा ही बिहेवियर देखते हैं, वही चीज सीखते हैं, अडेप्ट करते हैं, है ना। तो बड़े होते होते उनका वैसा ही बिहेवियर बन जाता है, वो भी फिर अपनी लाइफ में वही वही चीजें करते हैं जो उन्होंने बचपन में देखा, वो आपके माइंड में सेट हो जाती हैं चीजें। तो वही वो दैट मतलब वो आपका एक रिफ्लेक्शन आता है जब चाइल्ड ईगो का एडल्ट ईगो पे, ठीक है। इस चीज का माइंड में रखना कि जो कंटिन्यूअसली हम अपडेट कर रहे हैं किस चीज को, पेरेंटल प्रेजुडिसेस और एटीट्यूड्स लेफ्ट ओवर फ्रॉम चाइल्डहुड। चाइल्डहुड से मतलब अप टू द एज ऑफ 5 इयर्स आपने जो भी एक्सपीरियंसेस गेन किए या आपने जो भी एटीट्यूड अपनी फैमिली में देखा, वो शो करता है आपके एडल्ट ईगो स्टेट में, ठीक है। चाइल्ड कैसा होता है, क्रिएटिव होता है, और कैसा होता है, जॉय भी होता है, गिगलिंग भी होती है, और अटेंशन सीकर भी होते हैं। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स अप टू द एज ऑफ 5 इयर्स हम कंसिडर करते हैं। फिर हम क्या देखते हैं, एडल्ट ईगो। एडल्ट ईगो क्या हो गया, एक मैच्योर इंडिविजुअल। एक मैच्योर इंडिविजुअल जिसे अपना सही गलत फैक्ट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब पता है अपने बारे में, ऑलराइट। और ये क्या चाइल्ड ईगो का रिफ्लेक्शन शो करते हैं एडल्ट ईगो में, कि जो आपने बचपन से मतलब 5 साल तक अपनी लाइफ में देखा, जो भी एक्सपीरियंसेस गेन किए अपने फैमिली से, वो आपका एक बिहेवियर सेट कर देते हैं एडल्ट ईगो में, ठीक है, क्लियर। अब आ जाओ लास्ट क्या बोल रहा है, पेरेंट ईगो। पेरेंट ईगो क्या बात कर रहा है, इट मीन्स दैट द वैल्यूज, एटीट्यूड, बिहेवियर ऑफ पेरेंट्स बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पर्सनालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। अब आप पेरेंट ईगो का यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि आपके भी बेबीज हैं या समथिंग। यहाँ पे पेरेंट्स का वो मतलब है कि जब आपके छोटे भाई बहन भी हैं तो आप उन्हें भी सही गलत समझाते हो। आपके होंगे जिनके भी छोटे भाई बहन हैं, भले बड़े भी हो गए हैं, फिर भी आपको पता है उनके लिए सही गलत क्या है। स्पेशली बॉयज जिनकी छोटी बहनें होती हैं, दे आर वेरी प्रोटेक्टिव। किसी की होंगी तो उन्हें पता होगा, नहीं है चलो नेवर माइंड, बट जिनकी होती हैं दे आर प्रोटेक्टिव, दे आर एक्चुअली प्रोटेक्टिव। उन्हें पता है कि मेरी सिस्टर है तो मुझे उसे कैसे प्रोटेक्ट करना है, लोगों से कैसे प्रोटेक्ट करना है, फैमिली से भी प्रोटेक्ट करना है। तो वो एक पेरेंटल फीलिंग, जो एक, आप जरूरी नहीं है कि आप बायोलॉजिकली फादर हो किसी के, राइट, तो आप वैसे भी पेरेंट बन सकते हैं। मेरी छोटी सिस्टर्स हैं, बहुत सारी हैं, तो मैं कंसिडर कर सकती हूँ एज अ पेरेंट ईगो वाली स्टेट। तो वो चीज आ जाती है यहाँ पे कि यहाँ पे आपका बिहेवियर कैसा हो जाता है एज पेरेंट्स। पेरेंट्स क्या करते हैं, आपको सही गलत समझाते हैं, किस राह पे चलना है वो बताते हैं। तो आप एज इंडिविजुअल, एज ब्रदर और एज सिस्टर भी पेरेंट बन सकते हो, राइट। बाय पेरेंट्स वी डू नॉट मीन द नेचुरल पेरेंट्स। वही बोला जो मैंने कि आप यहाँ पे पेरेंट्स की बात करो, उसका ये मतलब नहीं कि आप नेचुरल पेरेंट्स हैं, बट ऑल दोज इमोशनली सिग्निफिकेंट पीपल जो इमोशनली अपने रिलेटिव्स को या अपने ब्रदर्स को, सिस्टर्स को, सब फ्रेंड्स को भी, आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, आप उन्हें गाइडेंस देते हैं एज पेरेंट कि भाई लाइफ में ये करना, ये मत करना, नहीं देते, वेरी बैड। तो वो किस में कंसिडर होते हैं, वो किस में कंसिडर होते हैं, पेरेंट ईगो में। फ्रेंड्स भी आपस में एक दूसरे को राय देते हैं, ये होता है, ये फैक्ट है, ये होता है। लाइक एल्डर ब्रदर्स, बड़े भाई, बड़ी बहनें, स्कूल टीचर्स भी पेरेंट ईगो में आते हैं, वो आपको गाइडेंस देते हैं, ठीक है। एल्डर रिलेटिव्स और फ्रेंड्स
who serve as parent figure when an individual was a child. उनके लिए, मेरे लिए आप चाइल्ड हो, आई एम योर पेरेंट ईगो वाली चीज में, ठीक है, क्योंकि मैं आपको सपोर्ट करूंगी, मैं आपको एज फैकल्टी गाइडेंस दूंगी, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारी चीजें। तो यहाँ पे क्या कंसिडर हो गया, मैं आपके कोई नेचुरल पेरेंट तो नहीं हूं ना, तो पर मैं आपको गाइडेंस दे सकती हूँ एज एल्डर और एज फैकल्टी, राइट। सो ये एग्जाम्पल हो गया पेरेंट ईगो का। अब जब हम पेरेंट ईगो की बात करते हैं तो मैंने यहाँ दो आपको पॉइंट लिखवाए थे, नर्चरिंग पेरेंट ईगो एंड क्रिटिकल पेरेंट ईगो। जब हम नर्चरिंग पेरेंट ईगो की बात करते हैं, अच्छा एक चीज और देख लो, कैरेक्टरिस्टिक्स और देख लो पेरेंट ईगो के, जजमेंटल थे, बिल्कुल थे, एडल्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे नहीं थे, ऑथेंटिक, डायरेक्ट, रियलिटी बेस्ड, रेशनल, फैक्ट सीकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, यही तो ट्रेट्स हो गए कि एडल्ट जो होता है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ध्यान देता है, वो फैक्ट्स पे ध्यान देता है, वो बायस्ड नहीं होता, ठीक है। अब पेरेंट ईगो के कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो, जजमेंटल, वैल्यू लेडन, मतलब वैल्यूज पे फोकस, रूल मेकर, पेरेंट्स कैसे होते हैं, रूल्स बनाते हैं, ये करना है, ये नहीं करना है, 9 बजे बाद घर से बाहर नहीं जाना, पार्टी कर रहे हो तो कोई ड्रिंक्स नहीं, सिर्फ डांस करके आ जाना है, ये सारे रूल्स रेगुलेशन, ठीक है। मॉरलाइजिंग, आपको मॉरल वैल्यूज सिखाते हैं। ओवर प्रोटेक्टिव, पेरेंट्स बहुत ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं, स्पेशली जिनका सिंगल चाइल्ड होते हैं। आर यू अ सिंगल चाइल्ड? इवन आई एम अ सिंगल चाइल्ड, है ना, तो वो यू आर ऑल्सो, हाँ तो आप भी, अच्छा सारे यहाँ पे सिंगल तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारे पेरेंट्स हैं वो ओवर प्रोटेक्टिव जरूर होते हैं, ठीक है, वेदर इट्स अ गर्ल और अ बॉय, ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं। डिस्टेंट, डॉगमेटिक, हाँ ये कुछ ट्रेट्स हैं जो आप याद कर सकते हैं। अपराइट, तो ये कुछ आप कॉमन देखो मॉरलाइजिंग, ओवर प्रोटेक्टिव, ये कुछ वर्ड्स आप इसमें याद कर सकते हो जो आपको सिंपल लगते हैं। डिस्टेंट, है ना, इंडिस्पेंसिबल, अपराइट, देखो जजमेंटल, वैल्यू लेडन, रूल मेकर, ऐसे होता है हमारे पेरेंट्स। जो नहीं मिल रहा वो देखो, ठीक है। उसके बाद हमने देखा पेरेंट ईगो के 2 टाइप्स होते हैं, नर्चरिंग एंड क्रिटिकल, ठीक है। नर्चरिंग में हम क्या पढ़ते हैं, नर्चरिंग में जो हमारे पेरेंट्स हैं प्रोटेक्टिव तो हैं, पर वो आपको बहुत शांति से चीजें समझा देते हैं। एक होते हैं जो मार मार के अपने बच्चों को सिखाते हैं ना, डंडे मार मार के, चप्पलें मार मार के, वो किस में आते हैं, क्रिटिकल पेरेंट ईगो में। कुछ पेरेंट्स होते हैं जो आपको प्यार से चीजें समझाते थे, बेटा लाइफ में ये करना है, ये नहीं करना है, ये सारी चीजें, ठीक है। और क्रिटिकल किस में आते हैं, जो बहुत स्ट्रिक्ट पेरेंट्स होते हैं, जो बहुत ज्यादा मतलब रूल्स में दिमाग लगाते हैं, ऐसा नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वेरी वेरी स्ट्रिक्ट पेरेंट्स, दैट कम्स अंडर क्रिटिकल पेरेंट ईगो। पढ़ो, नर्चरिंग में क्या पढ़ा, सिंपैथेटिक, सिंपैथी होती है इनको, ठीक है। प्रोटेक्टिव पेरेंट्स, नर्चर, अपने चाइल्ड को बहुत नर्चर करके चलेंगे, बहुत प्यार से समझाएंगे, बहुत सिंपैथी होगी, बहुत ट्रस्ट होगा, बहुत काम बिहेवियर होगा, ज्यादा कोई हाथापाई नहीं होगी ऐसे पेरेंट्स के साथ, तो वो नर्चरिंग पेरेंट ईगो में आते हैं। Not only towards children but also to other people in interaction, जिससे भी वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ अपने चिल्ड्रन के साथ नहीं, जिससे भी वो इंटरेक्ट कर रहे हैं उनका नेचर कैसा होगा, सिंपैथेटिक होगा, प्रोटेक्टिव होगा, नर्चरिंग होगा, बहुत प्यार से समझाएंगे। आप अपने फ्रेंड को समझा रहे हो तो प्यार से समझाओगे, भाई आजा मैं तेरे को बताता हूँ लाइफ के बारे में। So that is nurturing parent ego. Critical parent ego, critical parents shows critical and evaluative behavior. हम यहाँ पे क्या दिखाते हैं, evaluative behavior शो करते हैं कि भाई जो चीज नहीं चलेगी घर में वो चीज नहीं चलेगी। फ्रेंड्स में आपको पता है तू ऐसे नहीं सुधरा तो मैं फ्रेंडशिप भी तोड़ दूंगा, तो दैट इज क्रिटिकल बिहेवियर, ठीक है। तुम्हारी एज वालों के साथ नहीं होता, बट इफ यू टॉक अबाउट मतलब बहुत एज डिफरेंस जैसे होता है ब्रदर्स सिस्टर्स में या ब्रदर्स में, आप उनके साथ ऐसे डील करते हो कभी कभी, जब आपको लगता है ना कि सामने वाला सुन नहीं रहा है तो आप अपना गुस्सा शो करते हो, थोड़ा सा डांटना भी पड़ता है, मारना भी पड़ता है, वो आ जाता है। अब अपने दोस्त को नहीं मारोगे ऑब्वियसली, पर जब हम छोटे भाई बहन की बात कर रहे हैं, अच्छा मारोगे, फ्रेंड को भी मार दोगे, दिस इज नॉट ओके। चलो, क्रिटिकल एंड इवैल्यूएटिव बिहेवियर की बात कर रहे हैं। द ईगो स्टेट अटैक पीपल्स पर्सनालिटीज एज वेल एज बिहेवियर। जब हम
पेरेंट ईगो की बात करते हैं तो हम यहाँ पर्सनालिटी और बिहेवियर की बात करते हैं कि आपकी पर्सनालिटी शो करते हैं कि आप बहुत ओवर पावरिंग हो, डोमिनेंट हो, या आपका बिहेवियर बहुत काम डाउन वाला बिहेवियर है। ठीक है, तो क्या पढ़ा? चाइल्ड ईगो बहुत क्रिएटिव, अटेंशन सीकर्स, बहुत चैटर बॉक्स, है ना, ये सारी चीजें होती हैं। चैटिंग, यस, चैटी दिमाग में बैठ गया इसके। ठीक है, फिर हमने पढ़ा एडल्ट ईगो। एडल्ट ईगो कैसा होता है? एक मैच्योर इंडिविजुअल जिसे अपना सही गलत, प्रॉब्लम सॉल्विंग, फैक्ट सीकिंग, बायस्ड बिहेवियर नहीं होता, अनबायस्ड बिहेवियर होता है। तो ये सारी बातें पढ़ी। फिर हमने देखा पेरेंट ईगो। पेरेंट ईगो में तो बहुत सारी कहानी हो गई, बहुत सारा डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है। जैसे ये सारे हमने टर्म्स पढ़े थे कि मॉरलाइजिंग होते हैं, जजमेंटल होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस लगाते हैं, ये सारी चीजें। ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं, उस पर तो हमने बहुत ही बड़ा डिस्कशन कर लिया कि ओवर प्रोटेक्टिव क्यों होते हैं। फिर हमने देखा पेरेंट ईगो दो टर्म्स में डिवाइडेड होता है, नर्चरिंग एंड क्रिटिकल पेरेंट ईगो। नर्चरिंग में बहुत सिंपैथी के साथ, बहुत प्यार से आपको जिसको जो समझाना है आप समझा देते हो, और क्रिटिकल में थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस आ जाती है, स्ट्रिक्ट पेरेंट्स आ जाते हैं, इवैल्यूएटिव क्रिटिकल पेरेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, डन। एनालिसिस ऑफ ईगो स्टेट समझ में आया? ये समझ में आएगा तब हम आगे का पढ़ पाएंगे। ऑनलाइन जितने भी हैं उन्हें समझ में आ गया? यस मैम। चलो अब आ जाओ। अब हमें पढ़ना है एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन। पहले यहाँ देखते हैं कहाँ है एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन। ये मैंने आपको थोड़ा सा इसका जो ऑर्डर है ना वो मैंने ऑर्डर वाइज करवाया है। अब जब तक आपको ईगो स्टेट समझ नहीं आएगा आपको आगे की चीजें समझ नहीं आएगा, इसीलिए मैंने इसका ऑर्डर चेंज किया है। ठीक है, अब देखो सेकंड एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन, ईगो के नेक्स्ट वाले ही था 3.8। अब तो 3.8 ही होगा एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन। अब देखो ट्रांजैक्शन क्या है? अ ट्रांजैक्शन इज अ बेसिक यूनिट ऑफ सोशल इंटरेक्शन। हमने देखा कि हमने पढ़ा भी कि जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो वहां पे सोशल इंटरेक्शन होता है। यहाँ पे ट्रांजैक्शन कम्युनिकेशन वाला है, प्लीज ये माइंड में क्लियर रखना। यहाँ जो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं ये वो वाली ट्रांजैक्शन है। मैंने इसको कुछ बोला, इसने कुछ रिस्पॉन्स दिया विद द हेल्प ऑफ स्टिमुली। ठीक है, द हार्ट ऑफ ट्रांजैक्शनल एनालिसिस इज स्टडीइंग एंड डायग्रामिंग द एक्सचेंज बिटवीन टू पर्सन। वही चीज है, एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन वही चीज बात कर रहा है कि जो हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो कैसे कैसे हो सकती है कि एक चाइल्ड पेरेंट की भी हो सकती है। मतलब सपोज एक मैनेजर है और एक सबऑर्डिनेट है, तो मैं एज पेरेंट भी मान सकती हूँ और आपको चाइल्ड मान सकती हूँ, या मैं अपने आप को पेरेंट और आपको एडल्ट मान सकती हूँ। या आपकी तरफ से अगर देखूं तो कभी कभी ऐसे इंडिविजुअल्स भी होते हैं कंपनी में कि वो अपने आप को पेरेंट समझते हैं और बॉस को चाइल्ड समझते हैं। तो ये दोनों तरीके की चीजें हो सकती हैं, राइट। अब वो पढ़ते हैं क्या है। 3 ट्रांजैक्शंस आती हैं इसमें आपके, जो हमने डायग्राम में भी समझा। एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन के 3 पार्ट्स, कॉम्प्लीमेंट्री, क्रॉस्ड एंड अल्टीरियर ट्रांजैक्शन। अब जो याद करने की चीज है वो ये कि कॉम्प्लीमेंट्री में 9 पॉइंट्स आते हैं। ओ बहुत सिंपल है। मैंने आपको क्या बोला कि भाई जो हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं सपोज बिटवीन मैनेजर एंड सबऑर्डिनेट, मैनेजर कंसिडर कर रहा है एज पेरेंट और एज एडल्ट और एज चाइल्ड। यहां पे सबऑर्डिनेट वो भी पेरेंट हो सकता है, वो भी एडल्ट हो सकता है, और वो उसका बिहेवियर भी चाइल्डिश हो सकता है। तीनों चीजें हो सकती हैं दोनों के साथ, चाहे मैनेजर हो चाहे सबऑर्डिनेट हो। अब जब हम कॉम्प्लीमेंट्री की बात करते हैं तो हम किस चीज की बात करते हैं कि हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो पैरेलल चलता है। ये वर्ड लिख लो कॉपी में। जब हम कॉम्प्लीमेंट्री की बात करते हैं तो हम यहाँ पैरेलल ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। सपोज लिखना मत, मैं सिर्फ बता रही हूँ, आप सिर्फ ब्रैकेट में लिख लो पैरेलल। जब पेरेंट की ट्रांजैक्शन होती है कि भाई मैं भी पेरेंट की तरह बिहेव कर रही हूँ, आप भी पेरेंट की तरह बिहेव कर रहे हो, मतलब मैं भी सही गलत आपको समझाऊंगी, आप भी मुझे सही गलत समझाओगे एज सबऑर्डिनेट। ऐसा कहीं नहीं होता आज की तारीख में कि सबऑर्डिनेट जो है वो सिर्फ रूल्स को फॉलो करते हैं, वो भी इक्वली गाइडेंस देते हैं, क्या सही है क्या गलत है कंपनी के लिए वो भी इक्वली बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है कि हम दोनों की ट्रांजैक्शन पेरेंट वाली हो या पेरेंट एडल्ट वाली ट्रांजैक्शन हो।
जो पहला वाला वर्ड है ना, ये पहला जो वर्ड है, इधर जो लाइन आ रही है, इसको समझ लो हम मैनेजर की बात कर रहे हैं, और ये वाली जो लाइन है इसे समझ लो हम चाइल्ड की बात कर रहे हैं, आई मीन सबऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्या हो गई, पेरेंट पेरेंट, पेरेंट एडल्ट, पेरेंट चाइल्ड, ऐसे 9 बन जाएंगे। ठीक है, फिर हम ये देखेंगे कि पेरेंट के बाद हमने क्या देखा, एडल्ट, तो एडल्ट पेरेंट, एडल्ट एडल्ट, एडल्ट चाइल्ड। ठीक है, और थर्ड क्या हो गई, चाइल्ड पेरेंट, चाइल्ड एडल्ट एंड चाइल्ड चाइल्ड, 9 हो गई, ऐसे होंगी 9। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब जब भी आप इसमें लिखोगे तो आप दोनों की ट्रांजैक्शन लिख सकते हो कि किसमें कौन से ट्रेड्स होते हैं। अगर आप बात कर रहे हो एडल्ट पेरेंट की, तो लिख दो एडल्ट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पेरेंट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और एग्जांपल से समझाना चाहते हो तो आप एक मैनेजर सबऑर्डिनेट के एग्जांपल से समझा सकते हो। लिखने पड़ेंगे एग्जाम में, दो लाइन मोर देन एनफ। अब देखो, जब हम कॉम्प्लीमेंट्री की बात, अब आपको ये 9 पॉइंट समझ में आ गए, लिसन, आपको ये 9 पॉइंट समझ में आ गए कि हमने कॉम्प्लीमेंट्री के 9 पॉइंट कैसे करे। अब एक चीज जो याद रखने की थी, जब हम कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन जब हम कॉम्प्लीमेंट्री की बात करते हैं तो हम यहाँ पैरेलल की बात करते हैं। पैरेलल कैसे, कि पेरेंट पेरेंट ऐसे ट्रांजैक्शन चलेगी, या अगर पेरेंट चाइल्ड की बात करें तो पेरेंट चाइल्ड की ट्रांजैक्शन ऐसे चलेगी। अच्छा, मतलब वाया, हाँ, मतलब मैनेजर जो है वो पेरेंट की तरह काम करेगा, सामने वाले को जिसकी भी तरह कंसीडर कर रहा है। यहाँ पे कोई क्रॉस ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है, वो हम देखेंगे, क्रॉस ट्रांजैक्शन में देखेंगे। पेरेंट में भूल जाओ, कंफ्यूज नहीं होना, पेरेंट एडल्ट ट्रांजैक्शन है। सपोज कि मैं कंसीडर कर रही हूँ एज पेरेंट, आपको कंसीडर कर रही हूँ एज एडल्ट, मेरे लिए ये पेरेंट और एडल्ट ट्रांजैक्शन है, आपके लिए भी वो एडल्ट एंड पेरेंट ट्रांजैक्शन होगी। आपके एंड से आप अपने आप को पहले कंसीडर करोगे ना, मेरे एंड से मैं खुद को कंसीडर कर रही हूँ, इसलिए मैं पेरेंट एडल्ट ट्रांजैक्शन बोल रही हूँ। आप एज सबऑर्डिनेट देखोगे तो आप एडल्ट पेरेंट बोलोगे, तो यहाँ पे पैरेलल ट्रांजैक्शन हो रही है, हम दोनों सेम लेवल पे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं पेरेंट एडल्ट मान रही हूँ और आप एडल्ट चाइल्ड मान रहे हो। जब मैं पेरेंट एडल्ट मानूंगी और आप एडल्ट चाइल्ड मानोगे तो वो हो जाती है क्रॉस ट्रांजैक्शन। छोटा मान रहे बड़ा मान रहे की बात नहीं है, हम दोनों सेम लेवल पे नहीं चल रहे, हम पैरेलली नहीं चल रहे। मैंने ये बोला एज मैनेजर कि मैं पेरेंट हूं, आप एडल्ट हो, आपके एंड से भी आप एडल्ट और आपके लिए मैं पेरेंट हूं, तो हम दोनों सेम सोच पे चल रहे ना, हम पैरेलली सोच रहे ना, ट्रांजैक्शन पैरेलल चल रहा है। अगर मैं ये कह रही हूं कि आप मुझे एडल्ट मान रहे हो तो मैं आपको एडल्ट मान रहा हूँ, सिवाय अगर चाइल्ड पेरेंट का ट्रांजैक्शन है, अगर चाइल्ड पेरेंट का ट्रांजैक्शन है, मैं खुद को चाइल्ड कंसीडर कर रही हूँ, आपको पेरेंट कंसीडर कर रही हूँ, सेम चीज, आप अपने आप को पेरेंट कंसीडर कर रहे हो, मुझे चाइल्ड कंसीडर कर रहे हो, देन इट कम्स अंडर कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन। ऑलराइट, तो ये हो गई पैरेलल। पैरेलल क्या होता है, ये होता है ना मैथ्स का पैरेलल, तो हम यहाँ दोनों एक ही चीज को कंसीडर कर रहे हैं, दोनों लोग सेम ही सोच पे हैं। मैं कह रही हूँ प्लस माइनस, तो आपकी तरफ से माइनस प्लस है, सेम चीज पे हैं हम। ये हो गई कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन। क्रॉस्ड ट्रांजैक्शन, अब लिसन, जब आप क्रॉस ट्रांजैक्शन की बात करोगे तो मेरे लिए तो ये पेरेंट एडल्ट ट्रांजैक्शन है, सपोज मेरे लिए ये पेरेंट एडल्ट ट्रांजैक्शन है, आपके लिए हो सकता है चाइल्ड पेरेंट ट्रांजैक्शन। आपके एंड से क्या भाई, मैं सोच रही हूँ मैं पेरेंट हूँ और आप एडल्ट हो, पर आप क्या सोच रहे हो कि भाई मैं हूं पेरेंट और आप मेरे को आप कंसीडर कर रहे हो एज चाइल्ड। आप अपने पेरेंट, आपके जो पेरेंट्स हैं, आप चाइल्ड हो उनके, आपके पेरेंट्स हैं, आप उन्हें, आपके पेरेंट्स क्या कंसीडर करते हैं, इधर मैनेजर छोड़ दो, ये आपके पेरेंट्स हो, ये आप हो, ठीक है, ये आपके पेरेंट्स हैं, ये आप हो, ठीक है, ऐसे देख लो, ये समझ में आ जाएगा। आपके पेरेंट के लिए आप चाइल्ड हैं, अगर आपका रिलेशन आपके पेरेंट्स से ऐसा वाला है कि आप अपने आप को चाइल्ड कंसीडर करते हो, पेरेंट्स को पेरेंट्स कंसीडर करते हो,
तो ये कौन सी ट्रांजैक्शन हो गई? इसके अलावा मैं बोल नहीं सकता। ये ट्रांजैक्शन कौन सी हो गई? कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन हो गई, ठीक है। पर आप क्या आपके पेरेंट्स क्या सोच रहे हैं कि पेरेंट एडल्ट, आप अभी हो 20 प्लस के, आपके पेरेंट्स आपको एज एडल्ट कंसिडर कर रहे हैं, पर आप क्या सोच रहे हो कि मैं हूं पेरेंट और आप हो एडल्ट, मतलब अपने पेरेंट्स को आप एडल्ट कंसिडर कर रहे हो। तो यहाँ पे हमारी ट्रांजैक्शन ऐसे जा रही है, ये क्रॉस हो गई, तो ये क्रॉस ट्रांजैक्शन। ये याद करने का तरीका है, जब हम सेम लेवल पे नहीं सोच रहे हैं तो वो क्रॉस्ड हो गई। अगर हम सेम लेवल पे काम कर रहे हैं, जो मैं आपको समझा रही हूँ वही आप समझ रहे हो, तो हम पैरेलली चल रहे हैं। जो मैं समझा रही हूँ आप पिछले टॉपिक पे ही बैठे हो कि मैम ये समझ में नहीं आया, तो आगे की चीज तो वैसे ही नहीं आएगी, तो वो क्या हो गई, हम क्रॉस ट्रांजैक्शन पे हो गए। क्लियर? वही चीज यहाँ पे होती है। आई होप नाउ इट इज क्लियर टू यू। पक्का? कोई डाउट? ऑनलाइन नुकुन? नो मैम, नो डाउट, क्लियर। हाँ जी, इसमें कोई पॉइंट नहीं है, सिर्फ इसलिए मैंने पहले ही बोला था कि जब आप कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ते हो तो कॉम्प्लीमेंट्री के 9 पॉइंट्स हैं, क्योंकि हम सेम पैरेलली चल रहे हैं ना। तो मैं सोच सकती हूँ कि एडल्ट पेरेंट का रिलेशनशिप है, तो आपके लिए पेरेंट एडल्ट का रिलेशनशिप है। अगर मैं सोच रही हूँ एडल्ट चाइल्ड का रिलेशनशिप है, तो वो भी चाइल्ड एडल्ट का रिलेशनशिप मान रहा है, तो हम पैरेलली चल रहे हैं। पर अगर हम पैरेलली नहीं चल रहे, मैं सोच रही हूँ टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप, आप सोच रहे हो टीचर पेरेंट का रिलेशनशिप, तो वहां हम कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहे हैं, तो वहां ये हो गए क्रॉस ट्रांजैक्शन। ठीक है, अब पढ़ो, अब आ जाएगा समझ में। कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन आर दोज वेयर ईगो स्टेट्स ऑफ द सेंडर एंड रिसीवर। सेंडर एंड रिसीवर कौन हो गए भाई? यहाँ सेंडर हो गया मैनेजर, रिसीवर हो गया सबऑर्डिनेट, ऐसे समझ लो। ईगो स्टेट ऑफ द सेंडर एंड रिसीवर इन ओपनिंग ट्रांजैक्शन आर सिंपली रिवर्स्ड इन द रिस्पॉन्स। जो मैंने सोचा, जो आपने सोचा, दोनों ने सेम सोचा, ठीक है, वो रिवर्स हो गई। कि हम ये बात करते हैं प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी, यही बोलते हैं ना इको में, व्हेन प्राइस विल इंक्रीज डिमांड विल डिक्रीज। और यही चीज मैं ऐसे सोचूं कि व्हेन डिमांड विल इंक्रीज प्राइस विल डिक्रीज, तो ये क्या हो गई? वो छोटे वाले रिमोट से होने दो तो बंद, नहीं, ऐसे भी कर ठीक है। तो ये क्या हो गई? कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन हो गई। अब ऐसे करते थे, हो सकता है मैं कोई बटन वापस दबाता। अब अगर मैं ये कह रही हूं, कि प्राइस इंक्रीज होगी, डिमांड भी इंक्रीज होगी, अगर मैं ये कह रही हूं प्राइस भी इंक्रीज होगी, अगर मैं ये कह रही हूँ प्राइस इंक्रीज होगी, डिमांड इंक्रीज होगी, प्राइस डिक्रीज होगी, डिमांड डिक्रीज होगी, तो हम कहाँ हैं? फिर से हम कॉम्प्लीमेंट्री में हैं। ऐसा एक्चुअली में मैं सिर्फ आपको एक कंसेप्ट समझा रही हूँ। किसी भी चीज में ऐसा होता है क्या? आप अपने बॉस को बॉस मानते हो क्या कभी? आपको लगता है ये तो ऐसे ही है? कभी जब करोगे ना, जॉब करोगे ना, तब आपको समझ में आएगा। अब चाइल्ड स्टेट, लिसन, मजाक बाद में, चाइल्ड स्टेट की जब हम बात कर रहे हैं तो आप अपने बॉस को चाइल्ड समझोगे? यार ना तो इसमें दिमाग है, क्रिएटिविटी तो शो कर रहा है पर रोना धोना मचा रखा है ऑफिस में। हाँ, आप अपने बॉस को ऐसे कंसिडर कर रहे हो एज चाइल्ड, और बॉस आपको समझ रहा है कि ये तो मेरा सबऑर्डिनेट है, ये एडल्ट की तरह ही काम करेगा। पर यही चीज रिवर्स हो जाए तो वो कॉम्प्लीमेंट क्रॉस ट्रांजैक्शन हो जाती है। दोनों में बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, वो समझ में आना जरूरी है। अगर किसी बच्चे को बच्चा समझ रहा है, अगर वो बच्चा मुझे बच्चा समझ रहा है, तो बच्चा से वो समझ गया, वो चीज ठीक है, चलो चलो चलो, तो बच्चा समझता है, बच्चा है, तो मुझे ये याद रखना, रिवर्स इन द रिस्पॉन्स। मेरे लिए भी पेरेंट एडल्ट ट्रांजैक्शन है, आपके लिए भी एडल्ट पेरेंट ट्रांजैक्शन है, तो हम कॉमन प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं, पैरेलल चल रहे हैं, तो इट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन। वेदर इट इज एडल्ट एडल्ट, तो मेरे लिए भी एडल्ट एडल्ट है, आपके लिए भी एडल्ट एडल्ट ट्रांजैक्शन है, तो हम पैरेलल हैं। अब इसमें आप कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हो, जिसका भी आप नाम पढ़ रहे हो, भले आप एडल्ट पेरेंट पढ़ रहे हो तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को इंक्लूड करके एग्जांपल से समझा दो, जो हमने मैनेजर सबऑर्डिनेट पढ़ा। ये 9 पॉइंट्स इंक्लूड हो जाते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये ऐसे क्वेश्चन बनेंगे,
आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा स्कोप ऑफ ट्रांजैक्शनल एनालिसिस और यू कैन से टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ही लिया गया, लिसन, आपसे क्वेश्चन पूछा गया व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, है ना, एक्सप्लेन इट इम्पोर्टेंस, तो आप डायरेक्टली कर दोगे। अगर आपको लगेगा यहाँ पे ये हम इंक्लूड कर सकते हैं तो आप इनमें से 3-4 भी इंक्लूड कर सकते हो, जरूरी नहीं है ये 7 के 7 6 के 6 पॉइंट इंक्लूड करो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि ये वाला एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन वाला पॉइंट बहुत लंबा चला जाएगा तो आप उसको मत इंक्लूड करो, आप बाकी के पॉइंट्स इंक्लूड कर दो, जैसे ट्रांजैक्शनल ऑफ ईगो स्टेट, सेल्फ अवेयरनेस, लाइफ पोजीशन, ये वाले पॉइंट्स, ठीक है। बट ये इजी है, तो इजी बस जो डेफिनेशन और हर एक की नोट लिखनी पड़ेगी। हाँ लिखनी तो पड़ेगी, पेपर तो करोगे ही ना। मतलब ये क्वेश्चन आया तो 20 मार्क्स से एक और एक क्वेश्चन आएगा, आ भी सकता है। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, एक्सप्लेन इट्स स्कोप। वो 20 मार्क्स से नहीं बनेगा, 10 का तो नहीं बन सकता। 10 का तो वैसे भी नहीं बन सकता, ठीक है। अब आ जाओ क्रॉस ट्रांजैक्शन में। सुनो भाई, आपस में बाद में बात कर लेना, अभी क्लास ले लो। क्रॉस ट्रांजैक्शन क्या हो गई, जो मैंने आपको बताया, आप समझ रहे हो पेरेंट एडल्ट वाला ट्रांजैक्शन और सामने वाला समझ रहा है एडल्ट चाइल्ड वाला ट्रांजैक्शन, तो यहाँ पे हम क्रॉस हो गए, तो इट इज अ क्रॉस ट्रांजैक्शन, ठीक है। पढ़ो, is the one in which sender sends a message, sender मैसेज सेंड करता है और exhibits a behavior on the basis of his ego state। मैं अपने आप को पेरेंट कंसीडर कर रही हूँ और आपको चाइल्ड कंसीडर कर रही हूँ, तो मैं पेरेंट वाले कैरेक्टरिस्टिक्स शो करूंगी, ट्रेट्स शो करूंगी और आपसे एक्सपेक्ट करूंगी कि चाइल्ड वाला बिहेवियर शो करूँ। पर अगर आप वैसे नहीं कर रहे तो आप क्रॉस ट्रांजैक्शन का पार्ट हो जाते हो, ठीक है। बट दिस मैसेज और बिहेवियर इज रिएक्टेड टू by an uncompatible and unexpected ego state on the part of receiver। जो मैंने आपसे एक्सपेक्ट किया था वो नहीं मिला, वो अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर आपने शो किया, तो ये क्या हो गई, क्रॉस ट्रांजैक्शन हो गई। लास्ट अल्टीरियर, अल्टीरियर का सबसे अच्छा एग्जांपल है पॉलिटिशियंस। पॉलिटिशियंस लिख लो, अल्टीरियर का बहुत अच्छा एग्जांपल है पॉलिटिशियंस, जैसे पॉलिटिशियंस करते हैं। पर अल्टीरियर होता क्या है, अल्टीरियर मींस कि जो चीज बोली जा रही है उसका कुछ अनदर मीनिंग है। जैसे कंपनी में होता है ना कि बहुत जल्दी आ गए आप, और उसका मतलब है एक्चुअली आप बहुत लेट आए। कई बार हम टॉन्टिंग वे में बोल देते हैं ना, तो वो वाला चीज अल्टीरियर ट्रांजैक्शन में आता है। कैसे, अल्टीरियर ट्रांजैक्शन आर मोस्ट कॉम्प्लेक्स, लाइक ये they always involve more than 2 ego states, 2 ego states से ज्यादा है, and the communication has double meaning। जो बोलना चाह रहे हैं उसका कुछ और ही एक्चुअली में मीनिंग है ना। मैंने आपको कहा बहुत जल्दी आ गए क्लास में, जबकि आप आधा घंटा लेट हो, तो वो क्या है, एक तरह से मैं बोल कुछ रही हूँ, उसका मतलब कुछ और है, राइट। तो वो एक डबल मीनिंग हो गया। An ulterior transaction occurs when a person appears to be sending one type of message। मैं आपको जो बोल रही हूँ एज सेंडर, वो तो कुछ और बोल रही हूँ, बट इज सीक्रेटली सेंडिंग अनदर मैसेज। बट मैं आपको सीक्रेटली इन अनदर वर्ड्स मैं आपको कुछ और एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ कि आप एक्चुअली में तो देर से आए हो, और मैंने आपको नेगेटिव वर्ड नहीं बोल के पॉजिटिव में ही आपको ये शो कर दिया कि आप एक्चुअली में लेट आए हैं, राइट। तो ये हो गई अल्टीरियर ट्रांजैक्शन। पॉलिटिशियंस नहीं करते, जो बोलते हैं उसका करता ऑपोजिट है ना। बोलेंगे कुछ, भाषण देने आए हैं बोलेंगे कुछ, और पीछे से कुछ और ही करते हैं। जितना बजट अलॉटेड है उसका आधा खा जाते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं, है ना। और वो जो शो करते हैं वो कुछ और ही होता है। तो ये हो गया अल्टीरियर ट्रांजैक्शन। अब देखो, कहानी थोड़ी बड़ी है पर कहानी इंटरेस्टिंग है। कहाँ गया, यहाँ देखो, ये रहा। एनालिसिस ऑफ ईगो स्टेट हो गए, 3 पढ़े, पेरेंट, एडल्ट, चाइल्ड। अब पढ़ा हमने एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन, जिसमें मैंने देखा कॉम्प्लीमेंट्री के 9 पॉइंट्स थे, क्रॉस्ड और अल्टीरियर। अल्टीरियर मींस जिसमें हम ब्रैकेट में लिख लो डबल मीनिंग बात कर रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं वो उसका एक्चुअली दूसरा मीनिंग है। और क्रॉस्ड जिसमें मतलब ट्रांजैक्शन क्रॉस हो रही है, और कॉम्प्लीमेंट्री में पैरेलल नहीं है। ये सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री टिपिकल चीज है जो ये बोल रहा है कि कॉम्प्लीमेंट्री में भी भाई हमने 9 टाइप्स निकाल दिए कि अगर हम ट्रांजैक्शन करें तो हम अलग अलग तरह से कर सकते हैं ना। मैं आपको एडल्ट चाइल्ड का भी कर सकती हूँ, आप भी एडल्ट
चाइल्ड वाला ट्रांजैक्शन कर सकते हो, इसीलिए ये 9 टाइप्स बन जाते हैं उसके। अब हाँ, आप मीनिंग कुछ और है बस, ठीक है। एनालिसिस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, अल्टीरियर हो गया। अब क्या कर रहे थे हम, कल्टीरियर हो गया। सेल्फ अवेयरनेस करना है हमें। सेल्फ अवेयरनेस कहाँ है, ये देखो पहले तो, पहले ही है, चलो वेरी गुड। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस किस चीज की बात करता है, नॉलेज ऑफ ओन्स फीलिंग और कैरेक्टर। लिखो, नॉलेज ऑफ ओन्स फीलिंग और कैरेक्टर। यहाँ पे सेल्फ अवेयरनेस, मुझे अपने बारे में अवेयरनेस होनी जरूरी है। मैंने पढ़ा कि मुझे सामने वाले का बिहेवियर पता होना चाहिए, जिससे मैं बात कर रही हूँ उसका बिहेवियर पता होना चाहिए, पर मुझे ये भी पता होना चाहिए कि मैं कैसी इंसान हूँ, मेरी क्या बिलीफ है, मेरी क्या वैल्यूज है, मेरा क्या एटीट्यूड है, मेरी क्या आइडियाज सजेशंस है, अपने बारे में पता होना। सेल्फ अवेयरनेस, खुद के बारे में नॉलेज होना, वो होना जरूरी है। यही चीज है बस, सेल्फ अवेयरनेस, सिंपल, खत्म। देखो लिखा है सेकेंड लाइन में, दिस रिलेशनशिप कैन बी स्टडीड प्रॉपरली इफ अ पर्सन कैन परसीव हिज ओन बिहेवियरल स्टाइल एंड एट द सेम टाइम हाउ इट इज परसीव्ड बाय अदर्स। भाई मेरे को पता है मेरा बॉस बहुत खड़ूस है या मेरा बॉस बहुत अच्छा है, दोनों ही चीज हो सकती है, पर मुझे क्या मेरे बारे में मालूम है, लोगों को अपने बारे में ही नहीं पता होता, मेरे लाइक्स डिसलाइक्स क्या है मुझे ही नहीं पता, मैं मेरे फ्री टाइम में क्या करती हूँ, इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करने के अलावा और कुछ भी नहीं करती, मुझे मेरा ही एनालिसिस नहीं किया हुआ मेरा। तो वो है सेल्फ अवेयरनेस का बात कर रहे हैं कि जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो मुझे पता है सामने वाला बंदा कैसा है। आप अपने फ्रेंड से जब ट्रांजैक्शन करते हो, मतलब बात करते हो, तो आपको पता है वो कैसा है, पर क्या आपको अपने बारे में मालूम है, वो कंसेप्ट है आपका एनालिसिस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आर कंपोज्ड ऑफ इंटर सेल्फ, आपके अंदर की बात। सेल्फ इज द कोर ऑफ पर्सनालिटी पैटर्न्स व्हिच प्रोवाइड्स इंटीग्रेशन। दिस रिलेशनशिप कैन बी स्टडीड इफ अ पर्सन कैन परसीव हिज ओन बिहेवियरल स्टाइल्स, आप अपना खुद का बिहेवियरल स्टाइल को परसीव कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, एंड एट द सेम टाइम हाउ इज इट परसीव्ड बाय अदर्स। मैं आपको प्यार से पढ़ा रही हूँ, क्या ये बात आप तक कम्युनिकेट हो गई कि मैम प्यार से पढ़ा रही है, तब तो वो सेल्फ अवेयरनेस का पार्ट बन जाता है। मैं आपको प्यार से पढ़ा रही हूँ, आप सोच रहे हो मैम बहुत ही खड़ूस है, मैम पता नहीं डांट डांट के पढ़ाती है, बहुत स्ट्रिक्टली पढ़ाती है, तो वहां पे सेल्फ अवेयरनेस वाला कंसेप्ट पूरा नहीं होता। ठीक है, तो सेल्फ अवेयरनेस में जो मैं बोल रही हूँ क्या वो आपको उसी तरह से कम्युनिकेट हो गया जैसे मैं समझाना चाह रही हूँ, तो दैट कंसेप्ट इज अबाउट एनालिसिस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। ठीक, उसी तरह से आप तक पहुंचे। गलत वे में कम्युनिकेट हो गई तो वो सेल्फ अवेयरनेस का पार्ट नहीं है। सेल्फ अवेयरनेस इज अ कॉग्निटिव कंसेप्ट, इट डिस्क्राइब्स द सेल्फ इन टर्म्स ऑफ, हाँ देखो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इट डिस्क्राइब्स द सेल्फ इन टर्म्स ऑफ इमेज, मेरी इमेज एक्चुअली में कैसी है, हाँ, और वही इमेज मैं आपको क्या शो कर पाई, वो सेल्फ अवेयरनेस का पार्ट है। मुझे लग रहा है मैं आपको बहुत कामली और बहुत फ्रेंडली वे में और ऐसे पढ़ाती हूँ, क्या आपने भी वही चीज समझी, नहीं समझी तो सेल्फ अवेयरनेस नहीं है। अगर समझ गए, वैसे ही समझ गए जैसे मैंने समझाया, देन इट इज अ पार्ट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। डन। बट बोथ कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस, चाहे मैं कॉन्शियसली समझाऊं चाहे अनकॉन्शियस वे में समझाऊं, समझ में वही आना चाहिए जो मैंने बोलना चाहा था, नहीं आता तो वो सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, बस सिंपल। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हमने क्या कर लिया, जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ो। सेल्फ अवेयरनेस हो गया, ईगो हो गया, ट्रांजैक्शन हो गया, 3 हो गए। अब आ जाओ लाइफ पोजीशन पे, वो आई एम ओके, आई एम नॉट ओके। अब नॉट ओके तो पता चलेगा कि ओके हो या नहीं हो पढ़ने के बाद, बट आई गेस पेज नंबर कौन सा, ये रहा।
एनालिसिस ऑफ लाइफ पोजीशन। जब आप एनालिसिस ऑफ लाइफ पोजीशन की बात करते हो तो आप यहाँ किस चीज की बात करते हो? इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप, बड़े होने के प्रोसेस में पीपल मेक बेसिक अजम्पशंस अबाउट देयर ओन सेल्फ। आप अपने बारे में कुछ अजम्पशंस बनाते हैं, जैसे यार ये मेरे काम नहीं, काम का नहीं है, नहीं ये मेरे आई मीन व्हाट डू यू से, नहीं लाइफ पोजीशन की जब हम बात कर रहे हैं दैट मीन्स कि ये मेरे बस का काम नहीं है, ये चीज मैं नहीं कर सकती हूँ, मुझे इस चीज से डर लगता है, ये मैं नहीं कर सकती। आपने अपना अजम्पशन बनाया। मैंने कहा था लास्ट क्लास में मुझे ड्राइविंग से डर लगता है, मैं ड्राइव नहीं करती हूँ मेरे एक्सीडेंट के बाद से। अब चाहे मैं ड्राइव कर पाऊँ, शायद हो सकता है, पर वो मैंने एक अजम्पशन बना लिया ना कि नहीं अब मैं नहीं ड्राइव कर सकती, हाँ हमसे नहीं पाएगा। वो लाइफ पोजीशन है, ठीक है। बेसिक अजम्पशन अबाउट ओन सेल्फ, अपने बारे में आप एक अजम्पशन बना लेते हैं। वर्थ एज वेल एज अबाउट द वर्थ ऑफ सिग्निफिकेंट पीपल इन एनवायरमेंट। आप अपने बारे में भी अजम्पशन बनाते हो, सामने वाले के लिए भी अजम्पशन बनाते हो। आप सोच के चलते हो ना कि यार ये बंदा सामने से देखने में सही लग रहा है, इसे फ्रेंड बना लेते हैं, वो आपका अजम्पशन है, भले वो अंदर से बेकारी हो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट आपने कंसेप्ट माइंड में अजम्पशन कंसेप्ट बना दिया, एक अजम्पशन बना दिया। सो दिस इज अबाउट लाइफ पोजीशन। दो लोगों की बात होती है, मैं कुछ आपके बारे में अज्यूम कर रही हूँ, आप कुछ मेरे बारे में अज्यूम कर रहे हो, और अजम्पशंस क्या है? वो 4 अजम्पशंस है। आई एम ओके, नॉट ओके, ओके, ये वाली चीज है, ठीक है। अब देखो ओके ओके करते रह जाओगे। आई एम ओके, यू आर ओके, मतलब वैसे ही पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ऐसे याद कर लो, समझ आ जाएगा। रिजल्ट बताती हूँ। आई एम ओके, यू आर ओके, हम यहाँ पे दोनों चीजें पॉजिटिव में लेके चल रहे हैं। आई एम ओके, मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं ओके हूँ, दैट मीन्स कि मेरी मेंटल हेल्थ पोजीशन जो है वो एकदम जगह पे है, मतलब मैं मेंटली स्टेबल हूँ, सेंटर हुए दिमाग, है ना। आई एम रेशनली चूजन एंड मेंटली हेल्दी इन अ मेंटली हेल्दी पोजीशन। डिसीजन के रिगार्डिंग नहीं है। आप एज इंडिविजुअल जब दो लोग बात करते हो तो आप कभी अपने आप को सही समझते हो, सामने वाले को गलत समझते हो? नहीं, हम किसी डिसीजन पे नहीं, हम नॉर्मल कम्युनिकेट भी कर रहे हैं, लाइफ की बात कर रहे हैं ना, हम नॉर्मल बैठ के चैटिंग कर रहे हैं, है ना, ऐसे चाय की थड़ी पे बैठ के चैटिंग कर रहे हैं, तो मैं अपने आप को कभी सही समझ सकती हूँ, आपको भी सही समझ सकती हूँ। कोई लोगों की पर्सनालिटी ऐसी होती है कि मैं अपने आप को तो सही समझती हूँ, सामने वाला हमेशा ही गलत है। या कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत डिप्रेस्ड टाइप के, जिनको एंजाइटी इश्यूज होते हैं, वो कभी अपने आप को सही नहीं समझते, सामने वाला सही है, वो डिपेंडेंट होते हैं, क्या जो सामने वाले बोलेगा वैसे कर लेते हैं, ये मेरा फ्रेंड बोल रहा है सही बोल रहा होगा वैसे कर लेते हैं, मुझे खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है पर सामने वाले में है। और एक लाइफ स्टेट जो सबसे खराब स्थिति है वो है ना तो मैं कभी खुद को सही समझती हूँ, ना मैं सामने वाले को सही समझती हूँ, मतलब ऐसा इंसान कभी खुश नहीं रह सकता। ये वो 4 लाइफ स्टेट है। तो जब हम यहाँ पॉजिटिव की बात कर रहे हैं तो मैं यहाँ खुद को भी सही समझ रही हूँ, सामने वाले को भी सही समझ रही हूँ, मेरी मेंटल पोजीशन भी सही है, सामने वाले की भी सही है, मैं खुद को भी अपने आप को कॉन्फिडेंस में रखती हूँ, सामने वाले को भी मैं उसके लिए भी मैं कॉन्फिडेंट हूँ, सामने वाले के लिए भी मैं फेथ शो करती हूँ, ट्रस्ट शो करती हूँ, मैं सामने वाले को लेके, मतलब पॉजिटिव लुक है। आप अपने फ्रेंड के साथ बैठे हो तो क्या आप उसके साथ कॉन्फिडेंट हो? डर लगता है तो नहीं हो। अगर आप सामने वाले को अपना एकदम यार टाइप मान रहे हो, आपको उस पर ट्रस्ट है, आपको फेथ है, तो आई एम ओके, यू आर ओके वाली स्टेट में है, ठीक है। इट अपीयर्स टू बी एन, लिसन, बाद में बातें करना, इट अपीयर्स टू बी एन आइडियल लाइफ पोजीशन। ये एक आइडियल लाइफ है जहाँ पे हम खुद को भी सही समझते हैं, सामने वाले को भी सही समझते हैं। पीपल विद दिस टाइप ऑफ पोजीशन हैव कॉन्फिडेंस इन देमसेल्व्स एज वेल एज ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन अदर्स। खुद पे भी ट्रस्ट कॉन्फिडेंस है, सामने वाले पे भी है, ठीक है। दे एक्सेप्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ अदर पीपल, सामने वाले की प्रेजेंस को रिस्पेक्ट करते हैं, एंड फील दैट लाइफ इज वर्थ लिविंग। मतलब ऐसे लोग जीना चाहते हैं ना, खुले दिल से जीना चाहते हैं, बहुत शांतिपूर्वक तरह से, खुद भी शांत है, सामने वाले को भी शांत समझते हैं, खुद पे भी कॉन्फिडेंस है, सामने वाले पे भी कॉन्फिडेंस है। डन, ये हो गई। आई एम ओके, यू आर ओके, आई एम ओके, यू आर नॉट ओके। बिगाड़ स्थिति क्या बोल रही है? डिसरिस्पेक्टफुल, मैं अपने आप को सही समझती हूँ, सामने वाला गलत ही है, बाय डिफॉल्ट ही गलत है, चाहे वो कुछ भी बोले पर वो बाय डिफॉल्ट गलत है। डिसरिस्पेक्टफुल साइकोलॉजिकल पोजीशन पे हम बात करते हैं। दिस पोजीशन इज टेकन बाय पीपल, दिस पोजीशन इज टेकन बाय पीपल हु फील
विक्टिमाइज्ड और प्रोसिक्यूटेड, मतलब इनकी लाइफ में कुछ तो ऐसा हुआ है जो सामने वाले को हमेशा गलत मानते हैं। नहीं तो ऐसा क्या ही है जो आप सामने वाले को हमेशा गलत मानोगे, कुछ तो होगा ना ऐसा। सो दे ब्लेम अदर्स फॉर देयर मिजरीज, अपनी प्रॉब्लम के लिए सामने वाले को ब्लेम करना कि भाई मैंने कुछ गलत नहीं किया, तेरी गलती थी, तूने गलत मेरे को राय दी, तेरी वजह से ऐसा हो गया, वो वाली लाइफ स्टेट। कई लोग होते हैं ऐसे। तो यहाँ हम एक तरह से पर्सनालिटी की बात करें कि लोगों की कैसी कैसी पर्सनालिटीज होती है। कई लोग जो बिल्कुल पॉजिटिव नेचर के होते हैं, तो आई एम ओके, यू आर ओके वाली स्टेट के। नहीं, ये टर्म यही यूज होता है, उसको मैं चेंज नहीं कर सकती, ठीक है। तो दिस इज द एटीट्यूड ऑफ दोज पीपल हु थिंक दैट व्हाटएवर दे डू इज करेक्ट। ये वो वाली स्टेट है जिसमें एक इंसान अपने आप को समझता है कि वो कुछ भी करे, चाहे वो मर्डर भी कर दे, पर वो अपने आप को सही समझता है और सामने वाले को गलत। सच बिहेवियर इज द आउटकम ऑफ सिचुएशन इन विच, ये सिचुएशन कब आती है, लिसन, ये सिचुएशन कब आती है जब चाइल्ड वाज सीरियसली नेग्लेक्टेड एंड इग्नोर्ड बाय हिज पेरेंट्स। मतलब ये डेवलपमेंट आप एज अ चाइल्ड ही होता है ना, आपको बचपन में कभी वो अटेंशन नहीं मिली, कभी आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिली, आपको वो प्यार नहीं मिला अपने पेरेंट्स से, तो वो ऐसे बच्चे ऐसे बड़े होके ऐसे बन जाते हैं, नेग्लेक्टेड जो फील करते हैं ना, तो उन्हें लगता है कि मैंने हमेशा सही करा, आप ही गलत हो। क्योंकि उन्हें बचपन से वैसा बड़ा हुआ है, उन्होंने वो उसी एनवायरनमेंट में रहे, तो उनका नेचर इस टाइप का बन जाता है कि आई एम ओके, यू आर नॉट ओके वाली स्टेट का, ठीक है। रिबेलियस चाइल्ड, देखो क्रिमिनल्स, तो मैंने बोला ना मर्डर भी कर दो तो भी आप सामने वाले को गलत बोलोगे, आप गलत नहीं हो, भले आपने मर्डर कर दिया। तो ऐसी स्टेट किसकी होती है, क्रिमिनल्स की होती है। मतलब वैसे लोग रिबेलियस नेचर के होते हैं। अब आ जाओ थर्ड, आई एम नॉट ओके, यू आर ओके, नेगेटिव पॉजिटिव। ये वो स्टेट है जिसमें मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है, सामने वाले पे कॉन्फिडेंस है। दिस इज अ कॉमन पोजिशन फॉर पीपल हु फील पावरलेस व्हेन दे कंपेयर देमसेल्व्स विद अदर्स। मैं आपके साथ कंपेयर कर रही हूँ तो मैं अपने आप को पावरलेस फील करूंगी, मैं ये सोचूंगी यार मुझ में वो बात नहीं है जो सामने वाले में, सामने वाले के पास हर एक वो चीज है जो मेरे पास नहीं है। मैं सामने वाले की हर एक अच्छाई को कंसिडर करूंगी और खुद को मैं कुछ भी कंसिडर नहीं करूंगी। People with this position often feel themselves as the mercy of others and grumble for one thing or other. That means आप सामने वाले पे इतना ट्रस्ट करते हो, वो जो बोलेगा आप उसकी बात मान लोगे, भले वो गलत भी हो, हम यहाँ पे वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं। बट यहाँ एज एन इंडिविजुअल आप क्या सोचते हो कि मैं तो गलत हूँ, जो सामने वाला बोल रहा है वो 100% करेक्ट है। मैनेजर्स ऑपरेटिंग फ्रॉम दिस पोजिशन टेंड टू गिव एंड रिसीव बैड फीलिंग्स। कई मैनेजर्स खड़ूस जो होते हैं ना, कि ये खड़ूस नहीं, यहाँ पे खड़ूस नहीं होंगे, वो मैनेजर्स जिनका नेचर चाइल्ड वाला होता है, मतलब टेंशन को वो नहीं कोप अप कर पाते, प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाते, ज्यादा काम आ जाए तो उसे वो खत्म नहीं कर पाएंगे, टेंशन में आ जाएंगे। तो ऐसे मैनेजर्स का नेचर इस टाइप का होता है कि मैं तो सही नहीं हूँ, आप जो बोल रहे हो वो करेक्ट है, ठीक है। लास्ट, सबसे बुरी हालत, आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके। ये इंसान किसी से सेटिस्फाइड नहीं है, ना खुद से ना सामने वाले से। People in this position tend to feel bad about themselves and see the whole world as miserable. खुद को भी खराब फील कराते हैं, दुनिया भी उनके लिए खराब है, miserable condition में। These people tend to give up. ये खुद भी give up कर देते हैं और दुनिया से भी give up हो जाते हैं, मतलब बस मरने वाली स्थिति है इनकी, ठीक है। मतलब भगवान उठा ले तो ठीक, ना उठाए तो भी खराब सिचुएशन में ही है ना। They do not trust others and have no confidence. ना तो ये खुद को ट्रस्ट करते हैं, ना खुद पे कॉन्फिडेंस है। दिस इज अ डेस्परेट लाइफ पोजीशन, बहुत खराब वाली स्थिति जो एकदम मतलब कहीं भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो, ना खुद से, ना सामने वाले से, ना दुनिया से, बस भगवान उठा ले वो वाली कंडीशन। ये ऐसे लोग सुसाइड करते हैं जिन्हें लगता है ना मैं सही हूं, ना लाइफ सही है, ना दुनिया सही है, ना भगवान कुछ अच्छा कर रहा है। ऐसे लोग सुसाइड करते हैं, जो बहुत homicide. This is the case of individual who were seriously neglected by parents. Another point common, I am not okay, you are okay, I am not okay, you are not okay. ये दोनों में पॉइंट कॉमन है। क्या चीज? ये दोनों पॉइंट में हम ये देख रहे हैं कि आपके पेरेंट्स को पेरेंट्स ने आपको निग्लेक्ट किया है कहीं ना कहीं। आपका जो बेसिक नेचर जहां से बनना स्टार्ट हुआ था चाइल्ड ईगो स्टेट से, वहीं से ही खराब है।
वहीं से आपको निग्लेक्ट करा गया है, इसीलिए आप एक ऐसे इंडिविजुअल बन गए कि आप किसी चीज से सेटिस्फाइड नहीं रहते, ठीक है। इन देयर चाइल्डहुड एंड वर ब्रॉट अप बाय सर्वेंट्स, जैसे कई घर पे होता है ना कि पेरेंट्स के साथ नहीं, आप मेड्स के साथ रहते हो, या व्हाट यू से, जैसे आप ग्रो अप हो रहे हो, सर्वेंट्स आपको ग्रो अप कर रहे हैं, आप हो तो उस घर में ही, पर आपके लिए आपका टाइम स्पेंड पेरेंट्स से ज्यादा सर्वेंट्स के साथ हो रहा है, ये वो वाले चाइल्ड स्टेट होती है, ठीक है। ऐसे लोगों में क्या होता है, ड्रग्स भी लेना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब और भी बुरी कंडीशन, ठीक है। क्लियर हो गई, ये हो गए आपके 4 पॉइंट। अब देखो समझो, देखो लास्ट बचा है स्ट्रोकिंग और स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट जैसे टीवी की स्क्रिप्ट, जैसे टीवी में हम स्क्रिप्ट देखते हैं, कोई शो चल रहा है उसकी स्क्रिप्ट बनती है, वही तरह से हमारी लाइफ भी होती है कि जैसे जैसे हाँ मैं करा रही हूँ, बिल्कुल करा रही हूँ, वो तो मैं आपको इन जनरल पढ़ा रही थी, डोंट वरी, विल डू एवरीथिंग। स्ट्रोकिंग, स्ट्रोकिंग की हमने बात करनी थी। अब स्ट्रोकिंग क्या है, दिस टर्म मीन्स गिविंग सम काइंड ऑफ रिकॉग्निशन टू अदर्स, हम सामने वाले को कुछ रिकॉग्निशन दे रहे हैं। स्ट्रोक्स आर एक्सचेंज व्हेनेवर टू पर्सन इंटरेक्ट विद ईच अदर, दो लोग जब आपस में इंट्रैक्शन कर रहे हैं तो मैं आपको रिकॉग्नाइज कर रही हूँ, आप मुझे रिकॉग्नाइज कर रहे हो, ये वो वाली सिचुएशन है। कहाँ से स्टार्ट, एज वी, हाँ यहाँ से देखो, एज वी ग्रो फ्रॉम इन्फेंसी इनटू चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड वी डू नॉट एंटायरली लूज आवर नीड फॉर स्ट्रोकिंग। हमें क्या चाहिए, आप मुझे कुछ स्टिमुलाई की हेल्प से कुछ रिस्पॉन्स दे रहे हो, मैंने आपको कुछ बोला, आपने कुछ रिस्पॉन्स दिया, तो वो भी एक स्ट्रोकिंग का पार्ट हो गया, ठीक है। आप मुझे रिकॉग्निशन दे रहे हो कि यस मैम आप समझ में आ गया, ये टॉपिक समझ में आ गया, वो क्या कर रहे हैं, आप रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि जो आपने पढ़ा वो क्लियर हो गया। और देखो, पीपल नीड स्ट्रोक्स फॉर देयर सेंसेस ऑफ सर्वाइवल, ये हार्ट स्ट्रोक वाली चीज नहीं है। आप पूछ रहे थे ना कि मैम स्ट्रोक कौन सा स्ट्रोक है, ये हार्ट स्ट्रोक नहीं है, ये वो वाला स्ट्रोक है जहाँ पे हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं एक दूसरे को, यहाँ पे जब हम एक दूसरे को समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, यही। जब आप, इसका अलग अलग मीनिंग है, अगर आप कंपनी की बात कर रहे हो तो स्ट्रोकिंग मीन्स कि आप यहाँ पे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो और एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर रहे हो। हाँ, मेडिकल टर्म्स में पढ़ोगे तो वो अलग वाला स्ट्रोक है, हीट स्ट्रोक वो अलग चीज होती है, ठीक है। फॉर देयर सेंस ऑफ सर्वाइवल एज वेल एज बीइंग ऑन दी जॉब, lack of stroking can have negative consequences both psychological and physiological। ये हाँ, जो आपको मिलेगा वो वही वाला स्ट्रोक मिलेगा। वही समझो जो मैं बता रही हूँ, यहाँ पे हम एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। मैंने आपको कहा कि मैं आपको कुछ समझा रही हूँ, अगर आपने उसे पॉजिटिव वे में ले लिया तो वो पॉजिटिव स्ट्रोकिंग हो गई, पॉजिटिवली रिकॉग्नाइज किया, यस मैम समझ आ गया। अगर मैंने आपको कुछ समझाया, आपने कहा नहीं मैम वापस समझाओ, नहीं आ रहा समझ में, आप बेकार पढ़ा रहे हो, दैट इज अ नेगेटिव स्ट्रोक। आर यू गेटिंग इट? जब हम किसी चीज को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, आप मुझे पॉजिटिव रिप्लाई दे रहे हैं, देन इट इज अ पॉजिटिव स्ट्रोक। अगर आप मुझे नेगेटिव रिप्लाई दे रहे हो, वो नेगेटिव स्ट्रोक होगा, नेगेटिव रिकॉग्निशन आप दे रहे हैं। और एक मिक्स्ड भी होता है जिसमें कुछ चीज पॉजिटिव होती है, कुछ चीज नेगेटिव होती है। मैम आपने पढ़ाया तो सही, पर प्लीज आप मुझे एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। आपने पढ़ाया तो सही से पढ़ा तो दिया, दैट इज अ पॉजिटिव पॉइंट, पर एक बार वापस एक्सप्लेन कर दीजिए क्योंकि समझ में नहीं आया, वो एक नेगेटिव स्ट्रोक हो गया। तो ये दोनों का मिक्स हो गया, इसीलिए एक मिक्स स्ट्रोकिंग है, ठीक है। मतलब बेसिकली दो लोग जब इंडिविजुअल्स बात करते हैं तो आप हाँ अपने नेक को नोट करते हो ना कि हाँ समझ में आ रहा है, यस मैम क्लियर है, तो वही चीज है, आप किसी चीज को रिकॉग्नाइज कर रहे हो, हाँ ये समझ में आ गया, ये क्लियर हो गया। तो अगर आप पॉजिटिव रिप्लाई दे रहे हो तो वो पॉजिटिव स्ट्रोक है, नेगेटिव रिप्लाई दे रहे हो नेगेटिव स्ट्रोक है, मिक्स्ड फीलिंग के साथ बोल रहे हो, कुछ चीज पॉजिटिव कुछ नेगेटिव बोल रहे हो, देन इट इज अ मिक्स्ड स्ट्रोक। देखो समझ आएगा। ये रहा 3 types of strokes. Positive, one feel good in a positive stroke, the stroke that makes one feel good, ऐसी सिचुएशन जिसमें आप सेटिस्फाइड हो। रिकॉग्निशन, अप्रूवल्स, पैट्स ऑन द बैक, मतलब आपको कोई शाबाशी दे रहा है ना, ऐसे कमर पे हाथ ऐसे टैप करके, यू आर डूइंग गुड, है ना, कंपनी में अच्छा काम कर रहे हो, नाम अच्छा है, रिकॉग्निशन है, कंपनी में लोग पहचानते हैं,
तो ये क्या है, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है ना आपके लिए, आपको मोटिवेट करेगा, आपको रिकॉग्निशन मिल रहा है, देन इट इज अ पॉजिटिव स्ट्रोक. व्हेन वी टॉक अबाउट, अच्छा एग्जांपल, फॉर पॉजिटिव रिजल्ट्स ऑफ द जॉब इट इज क्रूशियल टू गिव पॉजिटिव स्ट्रोक्स टू पीपल. अगर हमें, अच्छा अब मैं आपको बोल, नहीं आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई कर ली, सब कर ली, तो आप क्या हो जाओगे, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि ये तो मुझे आता है, मुझे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है. क्या आप फिर उस चीज को पढ़ोगे? आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे. तो जब हम कंपनी की बात करते हैं, आपको बहुत ज्यादा जब सराहना मिल जाती है या बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन मिल जाता है, तो वो भी कंपनी के लिए एक तरह से लॉस है, क्योंकि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो, ये तो मेरे से हो ही जाएगा, अब मेरे को बोनस तो मिलना ही मिलना है, काम करा नहीं है पर मिल जाएगा बोनस. तो ये क्या हो गई, ये पॉजिटिव स्ट्रोक का पार्ट हो गई. जब सारी चीजें आपके लिए पॉजिटिव चलती हैं, कंपनी में रिकॉग्निशन है, अप्रूवल्स हैं, आपको सब सराहना कर रहे हैं आपकी, तो वो क्या हो गई, पॉजिटिव स्ट्रोक. नेगेटिव क्या हो गई, जब आप नेगेटिव फील करते हो, व्हेन वन फील्स बैड और नॉट गुड, जब आप अच्छा फील नहीं करते, जब आप बुरा फील करते हो, वो नेगेटिव स्ट्रोक हो गया. जैसे हेटिंग, क्रिटिसिज्म, पॉलिटिक्स, स्कोल्डिंग. क्रिटिसिज्म मिलता है ना लोगों से, आप जो कर रहे हैं वो हमेशा गलत है, आप टाइम पे ऑफिस क्यों नहीं आ रहे हो, आपको बात बात पे डांट पड़ती है, तो वो क्या है, आपको बुरा फील कराया जाता है. वैसा रिकॉग्निशन क्या है, नेगेटिव स्ट्रोकिंग है. ठीक है निकुन, नुकुन, समझ आ रहा है? Yes, ma'am. है ना, देखो पूछ लेना, साथ ही चल रहे हैं हम, पैरेलल चलना है हमें, कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन. मिक्स स्ट्रोक, मिक्स ऑफ बोथ. मिक्स ट्रांजैक्शन इज मिक्स ऑफ बोथ. एग्जांपल से समझो, excellent job is a positive stroke and lack of experience is a negative stroke. Job excellent है, company excellent है, that is a positive stroke, positive point. पर आप में experience नहीं है, आप में experience नहीं है, that is a negative stroke. जब हम कोई ऐसा statement किसी इंडिविजुअल को देते हैं, suppose you did an excellent job, अगर कोई मैनेजर अपने एम्प्लॉय को कह रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया in spite your limited experience, दो चीजें आ गई, you did an excellent job, you, yes, you did an excellent job, आपने काम अच्छा किया, वो पॉजिटिव हो गया. in spite your limited experience, आपके पास एक्सपीरियंस लिमिटेड है, ये नेगेटिव स्ट्रोक है. अब ऐसा सेंटेंस बोलना कि आपने काम तो अच्छा किया पर आप बहुत देर से ऑफिस आए, आपने काम अच्छा किया पर आपने टाइम पे नहीं किया. हाँ दोनों चीजें हो सकती है, पर आपने कोई सबमिशन है तो आपने काम तो बढ़िया किया पर आपने ऑन टाइम सबमिशन नहीं किया, तो ये क्या हो गई, एक एग्जांपल हो गई मिक्स्ड की, क्या काम अच्छा किया, दैट्स अ पॉजिटिव स्ट्रोक, पर आपने टाइम पे सबमिशन नहीं किया, इज अ नेगेटिव स्ट्रोक. तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया. मिक्स में क्या बोल रहे हैं हम, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव. ठीक है, पॉजिटिव की भी बात कर रहे हैं स्ट्रोक की और नेगेटिव की भी बात कर रहे हैं. डन, क्लियर है? अब लास्ट समझ लो, एनालिसिस ऑफ स्क्रिप्ट. तो सोना मत, कोई भी मत सोना. स्क्रिप्ट, नहीं बात है, थोड़ी पढ़ के बोर होता है, पढ़ के बोर होता है. स्क्रिप्ट, मैंने आपको स्क्रिप्ट बोला था कि स्क्रिप्ट टीवी की स्क्रिप्ट होती है, मूवीज की स्क्रिप्ट होती है, प्लेस की स्क्रिप्ट होती है, इसी तरह से हमारी लाइफ भी होती है. एज अ चाइल्ड आपकी स्क्रिप्ट कौन लिखता है, आपके पेरेंट्स. आप एडल्ट होते हो, उसके बाद से एडल्ट ऑनवर्ड्स आपकी स्क्रिप्ट आप खुद लिखते हो, बस यही है स्क्रिप्ट. सिंपल, मतलब आपकी एक तरह से इन लेमैन लैंग्वेज, इन सिंपल टर्म्स क्या बोला जा रहा है, स्क्रिप्ट इन द टेक्स्ट ऑफ द प्ले. प्ले का टेक्स्ट, जो सॉन्ग के लिरिक्स हो गए वो भी एक तरह से स्क्रिप्ट है, प्ले के टेक्स्ट जो है वो भी स्क्रिप्ट है, पिक्चर का कह लो, रेडियो का कह लो, टीवी प्रोग्राम्स, इन सब में जो लिखा जाता है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, उनका सेट फॉर्मेट होता है, वो टेक्स्ट जो है वो क्या होता है, एक तरह से स्क्रिप्ट. अब यही स्क्रिप्ट हमारी लाइफ की कौन देखता है, एज अ चाइल्ड हमारे पेरेंट्स देखते हैं, एज एन एडल्ट आप खुद देखते हो, आप ऑफिस में काम, मतलब कंपनीज में आप वर्क कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो आपके मैनेजर भी देखेगा, आपकी स्क्रिप्ट मैनेजर भी लिखेगा, वो वाली स्क्रिप्ट है. ठीक है, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड ऑल द मेंस एंड वुमेन्स आर मेरली प्लेयर्स, मतलब ये तो कहानियां हैं. दे हैव देयर एग्जिट्स एंड एंट्रेंसेस, ईच मैन इन दिस प्ले plays many parts, each man in this time plays many parts. कोई प्ले चल रहा है तो एक ही बंदा 10 तरीके के रोल भी कर रहा होता है ना, एक मतलब आप एज फादर भी रोल कर रहे होगे, या कोई कभी एज ब्रदर भी रोल कर रहे होगे, आप ही का करेक्टर,
तो आपके लिए कुछ स्क्रिप्ट लिखी जाएगी ना, एज फादर, महेंद्र एज फादर, महेंद्र एज सन और महेंद्र एज ब्रदर। तो आपके लिए जो स्क्रिप्ट लिखी जा रही है ये वो वाली स्क्रिप्ट है। ये तो हमने इसे प्लेस से रिलेट कर दिया। सेम चीज को अगर हम कंपनी से रिलेट करें तो जो स्क्रिप्ट आपके लिए लिखता है एज अ चाइल्ड आपके पेरेंट्स, एज एडल्ट आप खुद लिखते हो, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट स्क्रिप्ट एनालिसिस। पढ़ो, अ स्क्रिप्ट इज एन ऑनगोइंग प्रोग्राम, एक ऑनगोइंग प्रोग्राम है डेवलप्ड इन अर्ली चाइल्डहुड अंडर पेरेंटल इन्फ्लुएंस। देख रहे हैं, अंडर पेरेंटल इन्फ्लुएंस, आप पेरेंट्स के इन्फ्लुएंस में रह के आपकी जो स्क्रिप्ट लिखते हैं, कौन लिखते हैं? पेरेंट्स लिखते हैं, मतलब आपके चाइल्डहुड स्टेट में, विच डायरेक्ट्स द इंडिविजुअल बिहेवियर इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। इतनी चीज याद रख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि चाइल्डहुड में हमारी जो स्क्रिप्ट है वो हमारे पेरेंट्स लिखते हैं, उनके इन्फ्लुएंस में रह के आपकी स्क्रिप्ट लिखी जाती है। और आप जब बड़े हो जाते हो, एडल्ट हो जाते हो, तो आपकी स्क्रिप्ट आप खुद लिखते हो अपनी, मतलब होता है ना किस्मत, जैसे हम खुद लिखते हैं ऐसे हम स्क्रिप्ट भी हमारी खुद ही लिखते हैं। हमारी लाइफ में क्या क्या होने वाला है, क्या स्टडीज करेंगे, कैसी स्टडीज करेंगे, पास होंगे, फेल होंगे, कौन सी कंपनी में जॉब करेंगे, कंपनी कैसी होगी, किस तरह से काम करेंगे, कहाँ कहाँ काम करेंगे, ये सब हम खुद लिखेंगे। अब पेरेंट्स नहीं हमें बताएंगे कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, मतलब दे विल गाइड अस ऑब्वियसली, बट आपकी लाइफ आप चलाओगे, राइट। तो ये हो गया डिसीजन मेकिंग आपकी होगी। तो वो क्या हो गई, एनालिसिस ऑफ स्क्रिप्ट, डन। ये थी आपकी कहानी किसकी, सिर्फ स्कोप ऑफ ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, सिर्फ स्कोप ऑफ ट्रांजैक्शनल एनालिसिस हमने पढ़ा। अब देख लो एक बेनिफिट्स और देख लो, एक बेनिफिट्स और देख लो, खत्म हो गया बेनिफिट्स ऑफ ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। बस ट्रांजैक्शनल एनालिसिस खत्म करो ना, नहीं नहीं ये टॉपिक खत्म। चलो आ गया समझ में। अब क्या पढ़ना है? ये रहा बेनिफिट्स। हम क्यों ट्रांजैक्शनल एनालिसिस कर रहे हैं, लोग बातें कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, रिकॉग्निशन कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, उसका फायदा क्या है? क्योंकि हमें हमारा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करना है। मैं आपको समझ रही हूँ, आपका बिहेवियर समझ रही हूँ, अपना बिहेवियर समझ रही हूँ, तो उसका मोटिव क्या है? क्योंकि हम उस तरह से और बेटर वे में अपना कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। सोर्स ऑफ साइकिक एनर्जी, एक साइकिक एनर्जी मतलब दो लोग मिलके एक बेटर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। एक तो ये होता है कि आप इंडिविजुअल स्टडीज कर रहे हो, जब आप ग्रुप स्टडीज करते हो तो एक अलग एनर्जी होती है। सो वही बात हो रही है कि जब आप एक इंडिविजुअल अपना काम कर रहे हो, अपनी बातें कर रहे हो, वो कर रहे हो, वो एक अलग एनर्जी है। व्हेन यू कम्युनिकेट विद अदर्स और विद योर टीममेट्स और विद योर कलीग्स और सबऑर्डिनेट्स और सुपीरियर्स, तो वो एक अलग एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग दी ईगो स्टेट्स। अब आप ईगो स्टेट समझ सकते हो, मैं आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ तब मुझे पता चलेगा कि आप चाइल्ड ईगो स्टेट के हो, एडल्ट के हो, कि पेरेंट ईगो स्टेट के हो, है ना। हर एक इंडिविजुअल पेरेंट ईगो का हो या एडल्ट ईगो का जरूरी नहीं है। एट दिस एज, एट 20 years ऑफ एज, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इमोशनल ज्यादा होते हैं, जो चाइल्ड ईगो स्टेट में आते हैं, उन्हें जॉय भी होता है, वो क्रिएटिव भी होते हैं, बट एट द सेम टाइम वो इमोशनल भी होते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं पता है कैसे करना है क्या करना है, तो वो चाइल्ड में कंसिडर हो गए। पेरेंट ईगो स्टेट के भी हो सकते हैं कि भाई आप सबको हेल्प कर रहे हो, सबको गाइडेंस दे रहे हो एज पेरेंट, राइट। तो यहाँ पे हम कम्युनिकेट करके पता कर सकते हैं कि सामने वाले का ईगो स्टेट कैसा है। मोटिवेशन, कम्युनिकेट कर रहे हैं तो मोटिवेशन तो मिलेगा ना। आप अपना सब्जेक्ट आप खुद पढ़ लो और एक मैं आपको पढ़ाऊंगी तो एक अलग लेवल है ना। मैं आपको मोटिवेट करूंगी, दो लोग बात करेंगे, तब हम बेटर तरह से कम्युनिकेट कर पाएंगे और मोटिवेशन लेवल आएगा। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, जब हम कम्युनिकेट करेंगे मुझे आपकी ट्रेट्स पता चलेंगी, मुझे आपका बिहेवियर पता चलेगा, मुझे आपका ईगो स्टेट पता चलेगा, और वही चीज कंपनी के डेवलपमेंट में हेल्पफुल होगी। मुझे पता है कि चाइल्ड ईगो स्टेट है आपका, तो मैं आपसे क्रिटिकल काम नहीं कराऊंगी, टेक्निकल काम आपसे नहीं कराऊंगी। मुझे लग रहा है जो चाइल्ड ईगो स्टेट वाला बंदा कर सकता है उससे वो काम कराऊंगी। जहां मुझे लग रहा है कस्टमर से कम्युनिकेशन करना है तो वहां पेरेंट ईगो स्टेट चलेगा। मुझे लग रहा है कुछ और तरीके का काम करना है तो मैं आपके ईगो स्टेट के अकॉर्डिंग कराऊंगी। तो उसके बेसिस पे कंपनी का और ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। थोड़ा बोरिंग हो गया आई नो, बट ये टॉपिक थोड़ा सा ऐसा ही है। एंड वी आर डन। ये टॉपिक आपका खत्म हुआ सिर्फ ट्रांजैक्शनल एनालिसिस का। स्कोप अपने आप में बहुत बड़ा है,
ग्रुप डायनेमिक्स भी है, देखो देखो आज के पार्ट में था कि मैं आपको ग्रुप डायनेमिक्स भी कराती, बट इट्स ओके, बहुत छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, ग्रुप्स भी आएगा, ग्रुप नॉर्म्स भी आएंगे, बस ये दो तीन चीजें और आएंगी एंड वी आर डन। ठीक है, यस, एनी डाउट? किसी को कोई डाउट है? बोलो भाई, ऑनलाइन पक्का नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करें? मैम कल मॉर्निंग में मेरे क्लास? यस